नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। हमारी जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें हमने रस के भेदों पर अंत में चर्चा की थी और तब भी मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि रस संप्रदाय को जिन 7 बिंदुओं के आधार पर हम पढ़ रहे थे उनमें से पहले 5 बिंदुओं पर हमारी चर्चा हो चुकी है। वो कौन कौन से बिंदु थे? रस का अर्थ सबसे पहले, दूसरे रस के अंग, तीसरा रस का स्वरूप, चौथा विभिन्न आचार्यों के द्वारा रस निरूपण और पांचवा रस के भेद या प्रकार। आज की कक्षा में हम बचे हुए बाकी दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। रस निष्पत्ति का मतलब क्या होता है? निष्पत्ति यानी निष्पन्न होना, किसी काम का पूरा होना। ठीक है जी। तो रस निष्पत्ति यानी किसी कार्य का पूरा होना। तो रस व्यक्त कैसे होता है, मतलब रस कैसे हमें महसूस होता है, उस रस के होने की प्रक्रिया क्या है, उसे हम रस निष्पत्ति कहते हैं। या अगर हम इसे और सरल शब्दों में समझना चाहें तो एक पाठक को, दर्शक को या श्रोता को किसी रचना से आनंद की अनुभूति कैसे होती है, इसे रस निष्पत्ति कहते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रश्न का जवाब है रस निष्पत्ति। अब इस संदर्भ में भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में एक सूत्र दे दिया था, विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। यानी विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसके आगे भरत मुनि स्थायी भाव का भी उल्लेख इसमें कर देते हैं। तो सूत्र में स्थायी भाव शब्द नहीं आया, लेकिन आगे जब वो इसकी व्याख्या करते हैं तो उसमें स्थायी भाव का उल्लेख वो कर देते हैं, जिससे फिर ये स्पष्ट हो गया कि भरत मुनि ये कह रहे हैं कि रस के जो चारों अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन चारों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इन चारों के संयोग से रस निष्पन्न होता है। लेकिन भरत मुनि ने संयोग और निष्पत्ति शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं किया। तो बाद में जो विद्वान आए उन्होंने इसी पर चर्चा की कि भरत मुनि के द्वारा प्रयुक्त शब्दों या प्रयुक्त पदों संयोग एवं निष्पत्ति से उनका तात्पर्य क्या रहा होगा, और उन्होंने अपने अपने तरह से इसकी व्याख्या की। इसलिए उन्हें भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार कहा गया। उनमें 5-6 व्याख्याएं चर्चित हैं, लेकिन 4 ही व्याख्याएं ऐसी हैं जो पढ़ी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, या जिसका संबंध आप लोगों की परीक्षा से हो सकता है। वो 4 व्याख्याएं 4 विद्वानों की है जिन्हें भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार कहा जाता है। वो 4 विद्वान कौन कौन से हैं? भट्टलोलट, श्री शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। इन चारों के दर्शन भी हैं जिनसे ये प्रभावित हैं। और बहुत बार तो यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भट्टलोलट का संबंध किस दर्शन से है या श्री शंकु किस दर्शन से प्रभावित है। तो ये महत्वपूर्ण है। भट्टलोलट का संबंध मीमांसा दर्शन से है, श्री शंकु का संबंध न्याय दर्शन से है, भट्टनायक का संबंध सांख्य दर्शन से है और अभिनवगुप्त का संबंध शैव दर्शन से है। ये बात याद कैसे रहेगी हमें? ये तो ठीक है कि इनसे है, मैंने बता दी, वो आप किताब में भी पढ़ लेते। ये बात याद कैसे रहेगी? इसे याद करने का बहुत सरल सा तरीका आप लोगों को बताता हूं। मीमांसा का मतलब होता है चिंतन। भरत मुनि ने रस सूत्र दे दिया था, भरत मुनि ने रस के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर दिए थे, लेकिन उनके बाद फिर रस पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा था। भरत मुनि के बाद दूसरे आचार्य हैं भामा, 6ठी शताब्दी में अलंकारवादी हैं, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उनके चिंतन के केंद्र में भी अलंकार तत्व है। ये कहा कि अलंकार के बिना कविता संभव नहीं है, ना कांतिमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब अलंकार संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। इसमें उन्होंने साफ कर दिया कि जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री का मुख भी गहनों के बिना, अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं होता, वैसे ही किसी कवि की अच्छी रचना भी या अच्छा काव्य भी अलंकार के बिना सुशोभित नहीं होता। यानी काव्य के लिए जरूरी है अलंकार का होना। रस के संबंध में उन्होंने बहुत चिंतन किया नहीं,
और रस को वैसे भी अलंकारवादियों ने एक अलंकार बता दिया था, रसवद अलंकार। ये दोनों ही बातें जो मैंने की, न कांतिमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम वाला सूत्र और दूसरा रसवत अलंकार, इन दोनों को आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। आगे जब हम अलंकार संप्रदाय पढ़ेंगे तब इन पर दोबारा चर्चा करेंगे और ये लिखी हुई भी आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है जी। भामा के बाद दंडी आते हैं, वो भी अलंकारवादी हैं, वो भी अलंकार को ही महत्व देते, रस की चर्चा ज्यादा वो करते नहीं है, ना ही उनके सरोकार में रस है। फिर वामन आते हैं, वामन भी कहते हैं कि रस गुणों की कांति है, दीप्त गुण कांति है, ऐसे कुछ करके उनका सूत्र है। तो वो भी आगे समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, यानी उनका भी। अच्छा, इस पर तो चर्चा हमने वैसे कर ली ना, अलंकारवादियों ने क्या कहा और विभिन्न आचार्यों द्वारा रस निरूपण के अंतर्गत, है ना। ठीक है जी। फिर उनके बाद आते हैं उद्भट रुद्रट, उनका भी रस पर कोई विशेष ध्यान नहीं। रुद्रट उतने संकीर्ण नहीं, रस को स्वतंत्र मानते, महत्वपूर्ण मानते, लेकिन बहुत चिंतन नहीं करते। फिर भट्ट लोलट आते हैं और ये वो चिंतक हैं जो कहते हैं कि भाई भरत मुनि ने इतनी शानदार बात कही है, इतना शानदार तत्व प्रतिपादित किया है, रस उस पर इतना चिंतन किया है, हमने क्यों उस ज्ञान परंपरा को छोड़ ही दिया। और फिर ये भरत मुनि पर चिंतन की परंपरा की शुरुआत करते हैं। भट्ट लोलट यानी मीमांसा यानी चिंतन। तो चिंतन भट्ट लोलट ही वो विद्वान हैं जो भरत मुनि के रस सूत्र ही नहीं बल्कि भरत मुनि के सिद्धांत पर भी चर्चा की व्यवस्थित शुरुआत करते हैं। क्योंकि उसके बाद उसके बारे में उल्लेख तो कुछ कर दिया अन्य काव्य शास्त्रियों ने, पर ढंग से चिंतन किसी ने नहीं किया, भट्ट लोलट ने किया। उन्होंने नाट्यशास्त्र की टीका की रचना की थी। तो किस दर्शन से प्रभावित है? मीमांसा। मीमांसा यानी चिंतन, ध्यान रह जाएगा। शुरुआत यहीं से हुई। इसके बाद आगे दूसरे चिंतक हैं श्री शंकुक। शंका से ध्यान रहेगा इनका नाम, इनके नाम से ध्यान रहेगा शंका शब्द। शंका यानी संदेह, डाउट। आधुनिक न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि वो आरोप लगाने वाले को बेगुनाह और जिस पर आरोप लगे, आरोपी यानी, उसे सीधे गुनहगार नहीं मानती, बल्कि वो दोनों पर ही बराबर शंका करती है। इसके साथ ही वो ये समझती है कि न्यायाधीश भी एक मनुष्य है और मनुष्य से गलती हो सकती है, इसलिए वो न्यायाधीश के निर्णय पर भी शंका करने की सुविधा देती है। आप सेशन कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है, आप चले जाइए उच्च अदालत में, हाई कोर्ट में। आप उसके भी निर्णय से सहमत नहीं है तो आप उच्चतम अदालत में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में। और कुछ स्थितियों में तो फिर राष्ट्रपति के पास भी याचिका दायर करने की सुविधा या कहें कि अवसर दिया जाता है। तो शंका आधुनिक न्याय विशेषता का मूल आधार है, शंका और धैर्य, कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी है और गलती हो सकती है, इसलिए पुनः परीक्षण की सुविधा होनी चाहिए। तो न्याय शंका याद रह जाएगा। आगे है भट्ट नायक। हम किस व्यवस्था में रहते हैं? लोकतंत्र में। लोकतंत्र में नायक कौन होता है? जिसके पास संख्या का बल हो, जिसको अधिक वोटें मिलेंगी, वही लोकतंत्र में नायक कहलाएगा, क्योंकि वही जनता का प्रतिनिधि होगा। और प्रतिनिधि यानी वो सांसद होगा या किसी भी ऐसे संवैधानिक पद पर होगा, बड़े जनता के द्वारा चुना गया होगा, तो उसकी शक्तियां भी तुलनात्मक रूप से सबसे ज्यादा होंगी। ठीक है जी। तो लोकतंत्र में नायक वही है जिसके पास संख्या का बल हो, इससे संख्या याद रह जाएगा। और अभिनव गुप्त शैव अकेले बचे हैं, और गुप्त से भी ध्यान रख लीजिएगा, हमने आदिकाल में भी चर्चा की थी ना कि जो शैव मत था या शैव मत है, माफ कीजिएगा, था नहीं, शैव मत है, उसमें तंत्र मंत्र की साधना की स्वीकृति ठीक ठाक है, गुप्त रहस्य साधना। और परंपरा में भी हमने चर्चा की थी जब काव्यशास्त्र की परंपरा की बात की थी,
गुप्त से हमने इनके ग्रंथ का नाम याद रखा था तंत्रालोक, तो शैव दर्शन। ठीक है जी। अब इन चारों ने एक एक सिद्धांत दिया अपना, यानी जो इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया उसे नाम दिया गया। भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद। पूरे चिंतन की उत्पत्ति किसने की, किसने उसको जन्म दिया, किसने उसकी शुरुआत की? भट्ट लोलट ने, तो उत्पत्तिवाद। श्री शंकुक का अनुमितिवाद। ठीक है जी, अनुमिति बना अनुमान से, तो न्याय व्यवस्था में अनुमान लगाया जाता है ना कि ये चीज ठीक है या नहीं है, सोचता है जज भी और सोचते हैं वकील भी कि क्या क्या हुआ होगा, सोचता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी कि क्या क्या हुआ होगा। ठीक है जी। लेकिन अनुमान पर अंततः वो आधारित नहीं होती, अनुमान लगाए जाते हैं निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, अनुमितिवाद। फिर भट्ट नायक का भुक्तिवाद, ये तो दोनों का नाम ही इतना मिलता जुलता है, भट्ट भुक्ति। भट्ट नायक का भुक्तिवाद या भोगवाद। ठीक है जी। अभिनव गुप्त का भी नाम बहुत मिलता जुलता है उनके सिद्धांत से, अभिव्यक्तिवाद, अभी अभी, भट्ट भुक्ति। ठीक है जी। और भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद तो बहुत आसान है क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही की, उत्पत्ति जन्म वहीं से हुआ सबका, मतलब इस पूरी चिंतन परंपरा का। और श्री शंकुक का अनुमितिवाद। ठीक है जी। तो ये चार व्याख्याकार हैं, चार इनके दर्शन हैं और चार इनकी व्याख्याएं या इनके सिद्धांत हैं। ठीक है जी। अब दो शब्दों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। ये दो शब्द कौन कौन से हैं? एक है अनुकर्ता, दूसरा है अनुकार्य। अनु यानी अनुसार, कार्य यानी काम। तो नाटक के संदर्भ में ये सारा चिंतन शुरू हुआ था। नाटक में कार्य किसे कहते हैं? अनुभाव या अभिनय को। स्थायी भावों को सक्रिय करने वाले कारण विभाव, और कार्य विभाव को कारण और अनुभाव को कार्य कहते हैं ना, चर्चा हुई थी ना। ठीक है जी। तो अनुभाव यानी कार्य। ठीक है जी, अभिनय। ठीक है। तो अनुकार्य यानी जिसके अनुसार कार्य हो। किसके अनुसार कार्य होता है? किरदार के, जिसकी भूमिका निभाई जा रही हो उसके अनुसार ही तो सारा कार्य होता है। ठीक है जी। तो किरदार क्या है? अनुकार्य, पात्र अनुकार्य यानी अनुकर्ता, अनुसार करने वाला, कर्ता यानी करने वाला। कौन करता है? कौन अभिनय करता है? अभिनेता। तो जो नट नटादि होते हैं, पहले अभिनेता को नट, मतलब पहले जाति से संबंधित थी ना चीजें, तो नट एक जाति मानी जाती थी जिसका काम अभिनय करना होता था या लोगों का मनोरंजन करना। ठीक है जी। तो अभिनेता या नट को अनुकर्ता कहा जाता है। तो ये सारी सूचनाएं इस पर लिखी हुई हैं जो जो मैंने बोली आप लोगों से। ठीक है। अब एक एक करके हम इनके अर्थ को समझेंगे, इनकी व्याख्या को समझेंगे। अब यहाँ नीचे उदाहरण के रूप में वीर जारा का उदाहरण दिया गया है कि वीर जारा फिल्म में जारा का किरदार किसने निभाया था? प्रीति जिंटा ने। तो जारा किरदार है यानी अनुकार्य है, और प्रीति जिंटा अनुकर्ता है, पीजेड यानी प्रीति जिंटा। ठीक है जी। सबसे पहले हम भट्ट लोलट की व्याख्या की बात करेंगे, यानी उत्पत्तिवाद की, क्योंकि क्रम में सबसे पहली व्याख्या वही है। ठीक है जी। तो हमें मुख्यतः दो बातें समझनी है। दो बातें क्या क्या है कि उत्पत्ति का मतलब क्या है और निष्पत्ति का मतलब संयोग का मतलब क्या है और निष्पत्ति का मतलब क्या है। क्योंकि यही तो दो वो पद थे ना जिनकी वजह से सारी चर्चा शुरू हुई। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस यानी संयोग, निष्पत्ति यानी संयोग और निष्पत्ति का मतलब क्या है। तो ये दो पद महत्वपूर्ण हैं जिनका अर्थ हमें समझना है। ठीक है जी। संयोग और निष्पत्ति। अब एक रोचक बात बताता हूं जो सुनकर आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। रोचक बात क्या है कि निष्पत्ति का मतलब वही है
जो इनके सिद्धांत का नाम है सब में। यानी भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ क्या लिया? उत्पत्ति। श्री शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ क्या लिया? अनुमिति। भट्ट नायक ने निष्पत्ति का अर्थ क्या लिया? भुक्ति या भोग। और अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ क्या लिया? अभिव्यक्ति। तभी तो उनका अभिव्यक्तिवाद है। ठीक है जी। तो केवल संयोग का अर्थ हमें समझना, और संयोग का अर्थ इससे मिलता हुआ ही होता है। जैसे उन्होंने उत्पत्ति माना, तो उत्पत्ति किससे होती है? संबंध से होती है। अगर दो लोग आपस में जुड़ेंगे नहीं तो कुछ भी नया नहीं बन सकता है। दो विचार जुड़े, दो भाव जुड़े, या हमारा जन्म कैसे होता है? उसके लिए भी तो एक स्त्री पुरुष का संबंध स्थापित होना जरूरी है। ठीक है जी। तो उत्पत्ति जिसने, यानी उत्पत्ति भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ माना, तो संयोग का अर्थ संबंध माना। उसी तरह अगर श्री शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति या भोग को माना, तो अनुमिति को माना, माफ कीजिए, भुक्ति भोग को तो भट्ट नायक ने माना था। अगर श्री शंकुक ने निष्पत्ति का मतलब अनुमिति को माना, तो संयोग का मतलब अनुमान को माना। ठीक है जी। उसी प्रकार भट्ट नायक ने भुक्ति या भोग को ही निष्पत्ति का मतलब माना था। तो भुक्ति या भोग से जुड़ा हुआ विभावन, भुक्ति या भोग भावन, इतना भी याद रख लें, काम चल जाएगा। भावन, विभावन। तो विभावन का अर्थ उन्होंने संयोग से लिया। ठीक है जी। उसी प्रकार अगर अभिनव गुप्त अभिव्यक्ति को निष्पत्ति का अर्थ मानते हैं, तो वे संयोग का अर्थ अभिव्यंजना को मानते हैं। तो मैंने ये केवल इसलिए बताया ताकि आप ये समझ सके कि इसमें ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, और विद्यार्थियों को इससे बहुत डर लगता है रस निष्पत्ति से, जबकि बहुत आसान है रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। क्योंकि देखिए सब कुछ ये कितना मिला हुआ है। अब मैंने पीछे ये भी बता दिया कैसे चीजें याद रहेंगी, कि यहाँ अगर उत्पत्ति है तो संबंध, अनुमिति है तो अनुमान, भुक्ति या भोग है तो विभावन, अभिव्यक्ति है तो अभिव्यंजना। ये सारी चीजें आपस में मिली हुई हैं। ठीक है जी। अब एक एक करके हम इनके सिद्धांतों पर बात करते हैं। ये तो हमने याद करने वाले हिस्से की चर्चा कर ली। एक अंतिम चीज होती है रस की अवस्थिति, यानी रस कहाँ होगा। उसका भी याद करने का बहुत आसान सा तरीका है। और आसान सा तरीका क्या है? कौन कौन से पार्टीज हैं? पार्टीज मतलब जैसे हम सामान्य बोलचाल में कहते हैं ना कि अच्छा इस मामले के कितने पक्ष हैं, कितनी पार्टीज इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये जो पूरा रस निष्पत्ति की अवधारणा है, इसका संबंध रस से है। और रस का संबंध मूलतः किससे रहा? नाटक से रहा। इसलिए नाट्य विधान का हिस्सा रहा रस। भरत मुनि भी तो नाट्य विधानकार है ना मूलतः। ग्रंथ का नाम ही क्या है? नाट्य शास्त्र। और उन्होंने ही रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। नाटक के संदर्भ में ही भरत मुनि ने ये सूत्र भी दिया था, विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति है। नाटक के संदर्भ में ही तो ये सूत्र दिया। तो नाटक से जुड़े हुए कौन कौन से पक्ष होते हैं? मान लीजिए कि आप किसी नाटक के मंचन में गए हैं, तो वहां कौन कौन से ऐसे पक्ष होंगे जो उससे जुड़े हुए होंगे? सबसे पहले अभिनेता। भाई कोई नाटक का मंचन करेगा तभी तो कोई उसे देखने जाएगा। सबसे पहले कौन सा है? अभिनेता। ठीक है जी। जो उसका मंचन कर रहा है, जो उसका अभिनय कर रहा है। लेकिन क्या अभिनेता का स्वतंत्र अस्तित्व है नाटक में, या वो किसी चीज से बंधा हुआ है? मान लीजिए चक दे इंडिया फिल्म में शाहरुख खान कोच कबीर खान का किरदार निभा रहा है, तो उस फिल्म के भीतर क्या वो शाहरुख खान है या वो कोच कबीर खान है? वो तो कोच कबीर खान हुआ ना।
तो नाटक में या कला में कोई व्यक्ति जो उसका मंचन कर रहा हो, वो असल में खुद के व्यक्तित्व को व्यक्त नहीं कर रहा होता, वो एक किरदार को निभा रहा होता है, वो एक रोल को प्ले कर रहा होता है, एक भूमिका का निर्वाह कर रहा होता है। ठीक है जी। तो अभिनेता का संबंध किससे होगा? किरदार से, जिसको अनुकार्य कहते हैं, और अभिनेता को अनुकर्ता कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा, नाटक को देखने वाला कोई होना चाहिए, तभी तो कोई मंचन करेगा। अगर कोई देख ही नहीं रहा है तो कोई मंचन क्यों करेगा? और देखने वाले कौन होंगे? प्रेक्षक यानी दर्शक। ठीक है जी। तो अभिनेता, किरदार और दर्शक। फिर इन दर्शकों में से एक चौथी चीज निकल कर सामने आई, या दर्शकों से ही एक चौथा पक्ष निकल कर सामने आया, और वो चौथा पक्ष क्या बना? सहृदय। अब सहृदय का मतलब क्या है? हृदय यानी दिल, तो सहृदय यानी दिल वाला। अगर हम इसका एकदम सीधा सा अनुवाद करें तो इसका अनुवाद क्या होगा? दिल वाला। अब ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है भाई, दिल तो सबके पास है, लेकिन हम क्या इस शब्द का प्रयोग नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। फिल्म का नाम है दिल वाले। तो हम किसे कहते हैं दिल वाला? ऐसे व्यक्ति को जो भाव समझता हो, महसूस करता हो, यानी जो भावुक हो या जो संवेदनशील हो। तो हम संवेदनशील इंसान को दिलवाला कहते हैं ना, यानी जो उदार व्यक्तित्व का हो, कि अरे ये इंसान बहुत दिलवाला है, इतनी छोटी मोटी बातों पर नहीं सोचता, यानी बहुत उदार है, बहुत बड़े दिल का है, तो उसे हम दिलवाला कहते हैं ना, संवेदनशील कहते हैं संवेदनशील व्यक्ति को। ठीक है जी, दिलवाला यानी उदार व्यक्तित्व, बड़ा जिसका व्यक्तित्व हो। ठीक है जी। और बड़ा व्यक्तित्व किसका होता है? जो सामने वाले के दुख दर्द को समझता हो, जो उसके भावों की परख रखता हो, जो उन्हें महसूस करने में सक्षम हो। जिसे अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो वो उस बात को समझ पाए, तभी तो सामने वाला कोई कहेगा। आपसे कोई मदद भी तो तभी मांगेगा अगर आप मदद करने में सक्षम होंगे, और उसमें सबसे पहली चीज तो आपकी इच्छा है कि आप मदद करना चाहते हैं या नहीं। और आपकी इच्छा से जुड़े हुए दोनों पक्ष है, एक तो आपका सामर्थ्य है कि आप कर सकते हैं या नहीं, दूसरा आप चाहते हैं या नहीं। दोनों ही पक्ष हो गए ना, इच्छा तो खुद है ही, सामर्थ्य भी है। मान लीजिए कोई बहुत गरीब और आपसे कहे कि मुझे 1 लाख की जरूरत है, आप खुद ही 5 मिनट पहले किसी से 10 रुपए मांग रहे थे किसी काम के चलते, तो उससे तो कुछ आप कैसे मदद कर पाएंगे आपके पास ही जब 10 रुपए है। तो सामर्थ्य तो है, लेकिन आपके पास अरबों रुपए, इतना धन है कि आपको भी नहीं पता, पर आप किसी की मदद करना ही नहीं चाहते, तो भी नहीं कर पाएंगे। तो इच्छा और सामर्थ्य दोनों जरूरी है। ठीक है जी। तो यानी संवेदनशील, सीधी सी बात यह है, दिल वाला यानी संवेदनशील। ठीक है जी। तो एक तरह से 3 पक्ष बन गए, अनुकार्य और अभिनेता दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, प्रेक्षक और दर्शक, और तीसरा सहृदय। अब ये सहृदय कहा किसे गया? ये सारी चर्चा शुरू की थी ध्वनिवादियों ने। ध्वनिवादियों ने कहा कि रचना के भावों को हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता। राजशेखर भी, हम काव्य हेतु तो पढ़ ही चुके हैं, तो राजशेखर भी कारित्री प्रतिभा की बात करते हैं ना, कारित्री और भावित्री। कारित्री यानी कवि की प्रतिभा, यानी रचना करने का कवि का सामर्थ्य, और भावित्री यानी उसके भावन की प्रतिभा, उस रचना को ग्रहण करने का, उसमें निहित भावों को, विचारों को समझने की क्षमता। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में मुझ में ये सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं उससे आनंदित महसूस कर सकूं,
तो ये मेरी सीमा है कि भाई मुझ में ये क्षमता नहीं है। मैं शास्त्रीय संगीत सुनता हूँ तो बहुत जल्दी मुझे बोरियत होने लगती है। एक दूसरा पक्ष भी है, शास्त्रीय संगीत के जो रैपिड रूप है ना, मतलब जो तेज तेज वाले थोड़े रूप हैं, जैसे आजकल जैसे एक सीरीज आई थी ना, बड़ी अच्छी सीरीज है, बंदिश बैंडिट। ठीक है जी। तो बंदिश बैंडिट्स है संभवतः उसका नाम, उसमें भी उन्होंने शास्त्रीय संगीत का ही प्रयोग किया है। उसके सारे गाने मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर सुनता हूँ। या जब भी बॉलीवुड में शास्त्रीय संगीत का प्रयोग करके कोई गाना बनाया गया तो अमूमन वो मुझे पसंद आता है। पर जो रो क्लासिकल म्यूजिक है, जिसके कॉन्सर्ट होते हैं, उनमें आप जाते हो और कोई उस्ताद सामने बैठे होते हैं जो अपने जीवन भर की तपस्या का वहाँ मुजाहिरा पेश कर रहे होते हैं, उसे व्यक्त कर रहे होते हैं, वहाँ गा रहे होते हैं, और आपके आसपास कुछ लोग होते हैं जो उसमें आनंद महसूस कर रहे होते हैं, और आप वैसा महसूस नहीं कर पा रहे हो तो उनसे जल भी रहे होते हैं कि मुझे ऐसा क्यों नहीं महसूस हो रहा है। तो ये पूरी तरह भावित्री प्रतिभा का मसला है कि भाई हमारे भीतर उस संदर्भ में वो क्षमता ही नहीं है कि हम उससे आनंदित हो सके या उस आनंद को हम ग्रहण कर सके। ठीक है जी। तो दो प्रकार की प्रतिभा जो राजशेखर ने बताई थी, इसकी चर्चा हम कर भी चुके हैं अपनी पिछली कक्षाओं में। ठीक है जी। तो भावित्री प्रतिभा। ठीक है। अब ध्वनिवादियों ने कहा कि जो भी व्यक्ति किसी नाटक को देख रहा है वो केवल देखने भर से ही उसमें निहित रस की अनुभूति नहीं कर सकता, या केवल नाटक देखने भर से उसके भीतर रस व्यक्त नहीं हो सकता, उसको आनंद नहीं मिल सकता। ये केवल उनके साथ होगा जिनके भीतर भावित्री प्रतिभा होगी, जिनमें ये क्षमता होगी। ठीक है जी। और इसलिए राजशेखर कहते हैं ना कि एक आलोचक होने के लिए भी भावित्री प्रतिभा का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं उस आनंद को महसूस करोगे, उसे समझोगे, तब तक आप उसकी समीक्षा कैसे करोगे या उसका मूल्यांकन कैसे करोगे। जरूरी नहीं आप उस पर लेख लिखे। लेकिन टी.एस. एलियट कहते हैं ना कि आलोचना एक नैसर्गिक क्रिया है, जैसे हम सांस लेते हैं उतना ही स्वाभाविक है हमारा आलोचना करना। आलोचना का मतलब बुराई नहीं होता, गुण दोष विवेचन, कि हम हमेशा हर चीज के बारे में सोचते रहते हैं, उसका गुण दोष विवेचन करते रहते हैं, वो स्वभावतः हमारे भीतर चलता रहता है। ठीक है जी। तो उस संदर्भ में आलोचक की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है जी। तो इसलिए ध्वनिवादियों ने कहा, और ये सारी चर्चा आनंदवर्धन से शुरू हुई थी जो कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे, कि हर एक प्रेक्षक ये क्षमता नहीं रखता, हर एक दर्शक ये क्षमता नहीं रखता कि वो रचना के भावन के द्वारा या रचना के ग्रहण के द्वारा रस को अनुभव कर सके, रस की अनुभूति कर सके। ये कुछ ही लोगों में ऐसी क्षमता होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि सहृदय की पहचान महत्वपूर्ण है, या जब भी हम रस आदि पर बात करें तो सहृदय शब्द का प्रयोग जरूरी है, ताकि ये साफ साफ बताया जा सके कि भाई हमारा जो मंतव्य है वो तभी सही साबित होगा, या उसका मतलब तभी आएगा जब हम सहृदय के संदर्भ में उसे देखेंगे। जैसे कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, उनको बहुत शानदार शेर सुनाइए और उनकी प्रतिक्रिया ऐसी होगी तो पता चल जाएगा कि उनको कुछ लगा नहीं, उन्होंने सुन लिया, और क्योंकि वो थोड़ा सा ये मानते हैं कि आप में समझ है, आप जो कह रहे हैं कुछ बड़ी बात है या कुछ अलग बात है, तो इसलिए उन्होंने थोड़ी प्रतिक्रिया दे दी कि लेकिन इससे ज्यादा इस बात का कोई मतलब उनके लिए नहीं था। और कुछ लोगों को आप शेर सुनाए ऐसे कि वाह क्या बात कह दी, वो एकदम ऐसे आनंदित हो जाएंगे, आह्लादित हो जाएंगे, को देखकर आपको लगेगा कि हाँ यार क्या बात है। ठीक है जी। तो सहृदय ऐसे ही लोग हैं, यानी किन्हें सहृदय कह सकते हैं, जो रसास्वादन में समर्थ हैं।
यानी रस के आस्वादन में समर्थ प्रेक्षक। ठीक है जी। तो इसलिए दर्शक के बाद एक और ज्यादा सटीक, संगत और सूक्ष्म वर्ग आ गया जिसे सहृदय कहा गया। ठीक है जी। तो 4 पक्ष बन गए। सबसे पहला अनुकार्य यानी पात्र या किरदार, फिर अनुकर्ता यानी अभिनेता या नट नटादी जिसको कहते हैं, तीसरा दर्शक या प्रेक्षक, और चौथा सहृदय। जिस क्रम से ये चारों चिंतक है ना, उसी क्रम से इन्होंने रस की अवस्थिति इन चारों में मानी। ठीक है जी। पहले 2 आपस में जुड़े हुए हैं तो पहले दोनों ने इनकी बात की। ठीक है जी। यानी भट्ट लोलट और श्री शंकु कहते हैं कि रस की अवस्थिति अनुकार्य और अनुकर्ता में होती है। थोड़ा सा फर्क है उनके इस बात को कहने में, उस पर आगे चर्चा कर लेंगे। मोटा मोटी ये कहते हैं। ठीक है। भट्ट नायक कहते हैं कि दर्शक में होती है और अभिनव गुप्त कहते हैं कि सहृदय में होती है। यानी धीरे 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 आगे वो बढ़ रहे हैं। तो इसमें भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो ये तो थी वो पूरी चर्चा जो कि आपको याद रखने में जिससे मदद मिले, और या जो कि आपको याद रखनी है। अब एक बार हम समझते हैं। ये तो केवल आपकी परीक्षा के लिहाज से मैंने बता दिया सब कुछ। इसमें हालांकि एकेडमिक तत्व आ ही जाता है, मतलब समझने की भी हमने कोशिश की ही, इसके पीछे के विचारों पर भी चर्चा की ही, पर मुख्य बल इस पर था कि भाई आपके ऊपर से ये दबाव खत्म करना है पहले कि इन्हें कैसे याद करेंगे। तो वो तो मुझे लगता है खत्म हो चुका होगा या हो जाना चाहिए अब तक, क्योंकि अब ये विश्वास आ जाना चाहिए कि अच्छा इस तरह हम इन्हें याद कर लेंगे, इस तरह ये हो जाएंगे। ठीक है जी। अब समझते हैं कि इन्होंने कहा क्या क्या था। तो सबसे पहले भट्ट लोलट से ही हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है। भट्ट लोलट ने कहा कि भरत मुनि के द्वारा प्रयुक्त शब्द संयोग का अर्थ संबंध है। तो संबंध किसका? रस और विभाव आदि का। तो स्थाई भाव और रस को हम यहां पर, हालांकि स्थाई भाव और रस एक नहीं है। रस के स्वरूप पर जब हम चर्चा कर रहे थे तब भी हमने ये बात की थी, या जब रस की परिभाषाओं पर हमने बात की थी जो अलग अलग विद्वानों ने दी, तब भी हमने चर्चा की थी कि इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि स्थाई भाव ही रस के रूप में व्यक्त होता है। उसका सबसे मूल तत्व स्थाई भाव है रस का, लेकिन स्थाई भाव और रस एक नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि छाछ बनती तो दूध से है, या कुछ लोग दही से भी बनाते हैं, तो दही भी तो दूध से ही बनी, मूल तत्व तो दूध ही है। लेकिन दूध और छाछ या दूध और लस्सी एक चीज नहीं है। तो मूल तत्व और उससे बना उत्पाद दोनों एक हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस प्रक्रिया में उसका स्वभाव बदल जाता है और भी चीजें उसमें मिल जाती हैं। तो स्थाई भाव और रस एक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि रस का की इंग्रेडिएंट, सबसे महत्वपूर्ण तत्व स्थाई भाव है, और स्थाई भाव के साथ विभाव आदि के संयोग से रस निष्पन्न होता है। लेकिन स्थाई भाव और रस एक है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी। वैसे तो इसे पढ़ने में ना, पढ़ते हुए समझते हुए साथ साथ लिखते हुए आनंद आता है, और वैसे ही मैं सामान्यतः पढ़ाता भी हूँ। पर क्योंकि ये जो हमारा बैच है ये एक परीक्षा केंद्रित बैच है और आप लोगों की परीक्षा होने वाली है, तो ऐसे में आप लोग भी हमसे उम्मीद करते हैं कि हम बहुत कम समय में अधिकतम आप लोगों को बता दें। इसलिए मैंने पहले से लिखे हुए, मतलब ये मैंने कक्षा में ही लिखा था, एक दूसरी कक्षा में मैं पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते ऐसे लिखते हैं। तो मैंने सोचा कि उसी फाइल को हम दिखाकर चर्चा कर लेते हैं ताकि लिखने वाला समय बच जाए और थोड़ी सी गति हमारी बढ़ सके, क्योंकि बहुत तेजी से तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। देखिए वो तो मुझसे हो नहीं पाता, कि मुझे लगता है कि जब तक शिक्षक खुद पढ़ाने की प्रक्रिया में नहीं डूब रहा है, उसको खुद वो चीज़ें महसूस नहीं हो रही है, खुद उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तब तक वो कैसे न्याय करेगा अपने पढ़ाने के साथ। नहीं, चलिए हम भट्ट लोलट पर आते हैं अपने न्याय और अपनी चीज़ों से निकल कर। ठीक है जी। तो भट्ट लोलट कहते हैं कि स्थाई भाव या रस के साथ विभाव आदि का संबंध होता है। क्या संबंध होता है?
रस के अंग के संदर्भ में हमने जो चर्चा की थी कि रस के जो अलग अलग अंग हैं, तो रस के अंगों के संदर्भ में की गई चर्चा को एक बार दिमाग में घुमाइएगा। रस के कितने अंग हैं? 4 हैं। स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। स्थाई भाव किन्हें कहते हैं? हम ये मानते हैं कि सबके हृदय में, और आजकल हम कह सकते हैं कि सहृदय के हृदय में, क्योंकि सबके तो फिर मामला थोड़ा सा वो हो गया, हालांकि स्थाई भाव तो सब में ही होती है। तो मनुष्य के हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है जी। भरत मुनि ने 8 माने थे। कौन कौन से 8 माने थे, इस पर भी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। जो 8 रस भरत मुनि ने माने थे, उन 8 रसों के आधार पर आप ये याद कर सकते हैं। उन 8 रसों को हमने कैसे याद किया? तो बहुत आसान तरीका है कि भरत मुनि ने मूलतः 4 रस माने थे और उसके बाद उन 4 से 4 और का संबंध मानकर कुल 8 रस माने थे। मूल 4 रस कौन कौन से माने थे? मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जिस उम्र में हैं उस उम्र में 2 रस सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, एक श्रृंगार रस, दूसरा वीर रस। जवानी में एक तो लोगों को प्रेम बहुत होता है, दूसरा लोगों में विद्रोही चेतना बहुत होती है, साहस बहुत होता है। इसलिए एक प्रौढ़ व्यक्ति उतना साहस नहीं दिखा पाता जितना एक जवान दिखा सकता है। इसलिए गीत भी बनते हैं ना, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। तो वीर जवानों का, वीरता और जवानी दोनों मिले हुए भाव हैं। ठीक है जी। तो श्रृंगार और वीर, ये तो 2 मूल रस हो गए। तो इस उम्र में आप सभी में 2 चीजें मिलती ही है, एक श्रृंगार, दूसरी वीरता। तो श्रृंगार और वीर। ठीक है जी। अब इस वीर से ही याद रख लीजिए, वी से विभक्त। विभत्स नहीं होता, विभत्स होता है। क्या मैंने ई की मात्रा गलत लगा दी? नहीं नहीं, सही है, और मुझे लग रहा है कि सही है। बाकी एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा ना, पहले मैंने जो लिखा होगा उससे, कि थोड़ा सा संदेह मुझे हो रहा है, कि मुझे लग रहा है कि सही है। विभत्स, विभत्स नहीं होता। एक व्यक्ति हैं सुरेश पंत, मतलब बहुत सम्मानित है मेरी नज़रों में, तो भाई बहुत सम्मानित हैं, और मतलब बड़े व्यक्ति हैं, व्याकरण के शानदार जानकार व्यक्ति हैं, बहुत गजब का ज्ञान रखते हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा ये अंतर स्पष्ट किया था कि क्यों विभत्स नहीं विभत्स होता है। तो तब से मैं विभत्स ही मानता हूँ, वो तर्क है उनके पास उस बात का। आगे विभत्स भी कहेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। ठीक है जी। और र से रौद्र, तो ये 4। फिर इन 4 से 4 और हैं। श्रृंगार से जब इंसान प्रेम में होता है ना, नया नया, तो उसे सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, शाम गुलाबी वाली स्थिति होती है। जिसको भी देख रहा सब कुछ गुलाबी गुलाबी, बढ़िया बढ़िया, चिंटू कैंडी किस्म की हरकतें इंसान करता रहता है। ठीक है जी। तुम गोलू मोलू क्यूट, जिनको हरकतें कहते हैं ना। कोई गधा कह रहा है, जो प्रेम करता है सामने वालों से, कह रहा है तुम कितने गधे हो। इस पर भी इंसान रीझ रहा है कि बताओ, मुझे गधा कह रहा है, कितना प्यारा लग रहा है गधा कहते हुए भी। कह रहे भाई सामने वाला गधा कह रहा है ये तो समझो। लेकिन वो फितरत है, अलग अलग भावों में हम अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। वो भावों का भी तो नियंत्रण होता है ना हमारे ऊपर। तो श्रृंगार के साथ संबंध है हास्य का, खूब खुशी की स्थिति में होते हैं ना उस समय। फिर वीर, वीर किसे कहते हैं? जिसमें ऐसी क्षमता हो जो आपको हैरान कर दे कि यार ऐसा, आप मच्छर मार देंगे तो आपको कोई वीर नहीं कहेगा, लेकिन आप एक पागल कुत्ते से भिड़ जाएं बाकी लोगों की रक्षा के लिए, तब कहेंगे अरे बड़ा साहसी आदमी है यार, बहुत वीर है। यानी अद्भुत का भाव, विस्मय का भाव, कि वाह क्या बात है यार। तो वीर के साथ जुड़ा हुआ है अद्भुत। ठीक है जी। विभत्स, भयानक। विभत्स क्या होता है? जुगुप्सा, अरुचि का भाव। ऐसी चीजें जिनसे हम अपना ध्यान हटाना चाहते हैं, जो हमें बहुत असहज करती है। जैसे किसी ने उक्ताई कर दी आपके सामने, या कोई बेहद मतलब बड़ी दुर्घटना हुई, उसका कोई दृश्य आपने देख लिया और वहाँ इंसान के शरीर के अंग छिन्न भिन्न हो रखे हैं,
तो ये विभत्स दृश्य होते हैं जिनसे जुगुप्सा का भाव हमारे भीतर पैदा होता है, जिनसे भय भी लगता है ना, डर भी लगता है, तो भयानक। और रौद्र, रौद्र क्रोध से जिसका संबंध हो, और आप ये महसूस करेंगे कि बहुत गुस्से में आकर हम जो काम करते हैं अमूमन उसके बाद हमें दुख का सामना करना पड़ता है। किसी को कुछ ऐसा कह देंगे जो नहीं कहना चाहिए था, कुछ ऐसा कर देंगे, कोई ऐसा फैसला ले लेंगे जो नहीं लेना चाहिए था, तो उसके बाद फिर दुख का सामना करना पड़ता है, करुणा का भाव आता है, करुण। तो यही 8 रस भरत मुनि ने माने थे ना, ठीक है जी, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। इन सब का एक एक भाव था जिन्हें इनका स्थायी भाव कहते हैं। श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, विभत्स का जुगुप्सा, रौद्र का क्रोध, हास्य का हास, अद्भुत का विस्मय, विस्मय यानी हैरानी, आश्चर्य, भयानक का भय, और करुण का शोक। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि करुण का स्थायी भाव करुणा होना चाहिए, लेकिन सामान्यतः हम शोक मानते हैं, ठीक है जी। इनके अलावा 9वां रस शांत रस है, जिसका उल्लेख तो भरत मुनि करते हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई इसे हम एक अलग रस नहीं मानेंगे क्योंकि नाटक में इसका मंचन संभव नहीं है। और भरत मुनि ये सारा विवेचन नाटक के संदर्भ में कर रहे थे, और जब उस संदर्भ में इसकी कोई उपयोगिता ही सिद्ध नहीं होती तो वो इसे क्यों मान्यता देते। इसलिए वो कहते हैं कि इसे हम स्थान नहीं देंगे। लेकिन उद्भट जो वैसे तो अलंकारवादी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं भाई हम इसको भी मानेंगे, और वो 9वें रस के रूप में शांत रस को मान्यता देते हैं, जिसका स्थायी भाव निर्वेद को माना जाता है। रुद्रट सम्यक ज्ञान को मानते हैं, और अभिनव गुप्त तृष्णाजन्य सुख को। इनके मतलब क्या है ये सारी चर्चाएं हम पहले कर चुके हैं, तो उसमें नहीं जाएंगे फिलहाल, ठीक है जी। तो स्थायी भाव यानी जो हमारे भीतर स्थायी रूप से मौजूद होते हैं, जैसे वो 8 स्थायी भाव जो भरत मुनि ने माने थे, बाद में 9, और फिर वत्सलता को भी मान लिया गया, विश्वनाथ मानते हैं वात्सल्य को भी एक रस। हालांकि मैंने कई स्थानों पर देखा वत्सल रस लिखा हुआ, कई स्थानों पर देखा वात्सल्य रस लिखा हुआ, ठीक है, तो दोनों ही नाम चलते हैं, ठीक है जी। और हालांकि चर्चा तो और भी रसों की हुई, हमने चर्चा की ही थी, जैसे रूप गोस्वामी मधुर रस की बात करते हैं, फिर रूप गोस्वामी ही भक्ति रस की बात करते हैं, जिसका स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति को मानते हैं, यानी ईश्वर के संदर्भ में जो प्रेम का भाव होता है। या रुद्रट प्रयाण रस की बात करते हैं, जिसका स्थायी भाव स्नेह को मानते हैं। असल में ये जो प्रयाण रस की अवधारणा थी, ये रुद्रट लेके आते हैं उद्भट से, उनके पहले के अलंकारवादियों से। उन्होंने एक अलंकार की चर्चा की थी, प्रेयस्वद अलंकार। प्रेयस्वद अलंकार क्या था कि अपने प्रियो के प्रति, प्रिय यानी जैसे एक तो आपकी प्रेमी या प्रेमिका हो सकते हैं, वैसे प्रेमी शब्द जेंडर न्यूट्रल शब्द होता है, दोनों के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है जी। तो एक तो प्रेमी के लिए जो भाव हो उसको तो रति कहते हैं, फिर बच्चों के लिए जो प्रेम का भाव हो उसे वात्सल्य कहते हैं, वत्सलता कहते हैं। ईश्वर के प्रति जो प्रेम का भाव उसे ईश्वर विषयक रति कहा। तो इसी तरह ये प्रश्न उठाया गया है कि अगर अपने भाई बहन, अपने मित्रों के प्रति प्रेम का भाव है उसे क्या कहें, तो कहा गया कि भाई वो स्नेह है। और जब स्नेह व्यक्त हो, उससे जो चमत्कार पैदा हो, तो वो प्रेयस्वद या प्रियस्वद, दोनों शब्द मैंने देखे लिखे हुए, अलंकार है, ठीक है जी। लेकिन रुद्रट क्योंकि रस का स्वतंत्र अस्तित्व मानते हैं अलंकार से भिन्न, तो रसों की चर्चा भी करते हैं, उसी में प्रयाण रस की चर्चा करते हैं, इसका स्थायी भाव स्नेह को मानते हैं। लेकिन उन्हें माना नहीं गया, मानते हम 9 को ही, शांत तक या 10, क्योंकि विश्वनाथ ने समर्थन किया। मम्मट विरोध करते हैं पर विश्वनाथ समर्थन में है, जगन्नाथ समर्थन में है, और भी कुछ चिंतक समर्थन में है, और सूरदास जैसे महान कवि हुए जिन्होंने वात्सल्य के भाव को पूरी तरह स्थापित कर दिया।
ठीक है जी, तब उसे भी 10वें रस के रूप में माना गया। तो मोटा मोटी हम 10 रस मानते, कभी कभी 11वें रस के रूप में भक्ति रस की भी चर्चा की जाती है। ठीक है जी। तो स्थाई भाव उन सबके जो भाव है, यानी स्थाई भाव क्या है, वो मूल भाव जो रस के रूप में व्यक्त होता है और जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है। बस वो रस कब बनता है, जब उसे विभाव आदि का संयोग, उसका विभाव आदि से संयोग हो जाता है, उनका साथ उसे मिल जाता है। तो विभाव क्या है, स्थायी भाव को सक्रिय करने वाला कारण, जिसकी वजह से स्थायी भाव उद्बुद्ध हो। ठीक है जी, उसे विभाव कहते हैं। तो विधन भाव, ये चर्चा हमने की थी। फिर अनुभाव क्या है, अनुधन भाव, भाव के अनुसार जो कार्य हो, यानी जो स्थायी भाव को व्यक्त करने वाले कार्य हो। यानी कुछ ऐसी हरकतें भी होती हैं जो स्थायी भाव को व्यक्त करती हैं, उन कार्यों को अनुभाव कहते हैं और नाटक के संदर्भ में अभिनय कहते हैं। और संचारी भाव यानी संचरण करने वाले, जो स्थायी भाव के इर्द गिर्द उसे और पुष्ट करने के लिए उत्पन्न होते रहते हैं। विश्वनाथ बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं पानी के बुलबुलों का, कि पानी के बुलबुलों की तरह जो बनते और फूटते रहते, नहीं आते जाते रहते हैं। ठीक है जी। तो विस्तार से मैं इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आप में से अगर कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो सीधे आज की कक्षा देख रहा हो और पिछली कक्षाएं उसने छोड़ दी हो, तो उससे विनम्र आग्रह है कि पहले पिछली कक्षाएं देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली जो 2 कक्षाएं हुई हैं उसमें हमने इन तमाम पक्षों के बारे में चर्चा की है। तो आज तो हम बहुत तेजी से इनके बारे में बात कर रहे हैं, अच्छे से बात हमने उन कक्षाओं में की है। तो वो कक्षाएं देख लीजिएगा, तब आप इन्हें बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है जी। चलिए, तो अब हम दोबारा भट्ट-लोलट पर आते हैं। भट्ट-लोलट कहते हैं कि विभाव और रस या स्थायी भाव का संबंध उत्पाद्य और उत्पादक का संबंध है। उत्पाद्य और उत्पादक का मतलब क्या है, उत्पाद्य यानी जिसका उत्पादन किया जाए, और उत्पादक यानी उत्पादन करने वाला। ठीक है जी। जैसे किसी व्यक्ति की मिठाई की दुकान है, वो हलवाई है, उसने गुलाब जामुन बनाई, तो गुलाब जामुन उत्पाद है, यानी जो बन गई, और उसे उत्पाद्य भी कह सकते हैं क्योंकि उसी का तो उत्पादन किया गया। ठीक है जी। और बनाने वाला कौन है, वो हलवाई, तो हलवाई क्या हो गया, उत्पादक यानी उत्पादन करने वाला। तो उत्पादन, उत्पाद को बनाने की प्रक्रिया न प्रत्यंत में होता है, तो अमूमन प्रक्रिया का द्योतक होता है। मैं अमूमन कह रहा हूं, अनिवार्य नहीं, यानी जरूरी नहीं कि हमेशा हो, लेकिन सामान्यतः होता है। उत्पाद जो बन जाए, जो बनकर तैयार हो। ठीक है जी। उत्पादक, बनाने वाला। तो उत्पाद्य क्या है, रस, यानी भट्ट-लोलट मानते हैं कि रस की उत्पत्ति होती है, रस उत्पाद्य है और उसका उत्पादन करने वाला है विभाव। तो विभाव ही वो मूल कारण है ना, जो स्थायी भाव को सक्रिय करता है। ठीक है जी। आगे अनुभाव। अनुभाव क्या करता है, अनुभाव हमें ये सूचना देता है ना कि आश्रय के भीतर, यानी जिसके भीतर स्थायी भाव सक्रिय हुआ है, उस व्यक्ति को आश्रय कहते हैं। चर्चा भी हमने की थी, चिंटू लाल जी का उदाहरण भी हमने लिया था। उस उदाहरण के माध्यम से वो एक कहानी सुनाई थी मैंने आप लोगों को, उस कहानी के जरिए वो पूरी बातचीत की थी। तो अनुभाव यानी आश्रय के भीतर के भाव को व्यक्त करने वाले कार्य, चेष्टाएं। ठीक है जी। जैसे हमने क्या उदाहरण लिया था, मतलब, या आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। आप किसी बच्चे को देखकर आपके मन के भीतर लाड़ प्यार जगे, मतलब बच्चे के प्रति जो प्रेम, उसको लाड़ भी कहते हैं ना, कि गुलबुल ऐसे कुछ कुछ कर दो उसके गालों को पकड़कर, उसे उल्टा हवा में लटका के ऐसे झुला दो, बच्चों को खूब मजा आता है। हवा में उछाल दो, तो वो जो कुछ कुछ करने की कुची कुची सी होती है ना भीतर की, कुछ कर दो, उसके गाल वाल पकड़ के घुमा दो, ये सब। तो ये जो भाव होता है लाड का, प्यार का, इसे वत्सलता कहते हैं। ठीक है जी। तो अब जिस बच्चे को देखकर आप में ये भाव जग रहा है, वो बच्चा क्या हो गया, विषय।
विषय आलंबन यानी उसे देखकर हमारे भीतर ये भाव जग रहा है, और आपके मन में जग रहा है, तो आप क्या हो गए? आश्रय। आश्रय यानी सहारा। तो ये भाव कहाँ सहारा ले रहा है? आपके हृदय में ही तो ले रहा है, तो इसलिए आपको आश्रय कहा जाता है। ठीक है जी। तो अब आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी बच्चे को देखकर, या जो आप तुतलाहट में बात करने लगेंगी, अले ऐसे बच्चे के साथ हम बच्चे की भाषा में बात करते हैं ना, या आप बच्चे बन जाएंगे, आप भी हाथों पर चल रहे हैं, आप घोड़ा बन गए हैं, बच्चा आपके ऊपर बैठकर घूम रहा है। ठीक है जी। आप वो कह रहे हाथी बनो, आप ऐसे सूंड ऐसे कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये सब वो क्रियाएं हैं, वो गतिविधियां हैं, वो व्यवहार है जो आपके भीतर के भाव के कारण व्यक्त हो रहा है। तो इन्हें ही अनुभाव कहते हैं। ठीक है। तो अनुभाव क्या है? रस की या स्थायी भाव की सूचना देने वाले। अनुभाव स्थायी भाव की सूचना देते हैं। तो गम में आपने एक शब्द सुनोगे, गमन। गमन यानी जाना, आने जाने को आवागमन भी कहते हैं। तो गम में यानी जहां जाना हो, और गमक यानी वहां जाने वाला या वहां पहुंचाने वाला। ठीक है जी। गमन यानी जाना। तो अनुभाव क्या है? गमक है, जो स्थायी भाव तक पहुंचाता है कि भाई ये व्यक्त हो रहा है, अब ये पैदा हो रहा है। अगर भट्ट-लोलट की भाषा में कहें तो ये पैदा हो रहा है स्थायी भाव। ठीक है जी। और स्थायी भाव क्या है? गम में, या रस क्या है? गम में, क्योंकि वहीं तक पहुंचना है। तो गम में गमक भाव संबंध। तीसरा है संचारी भाव। संचारी भाव क्या करते हैं? इर्द गिर्द के, मतलब स्थायी भाव के इर्द गिर्द आसपास के वो भाव जो उसे पुष्ट करने का काम करते हैं, उसे मजबूत करने का काम करते हैं। तो पोष्य, पोषक भाव संबंध। पोष्य यानी जिसे पुष्ट करना हो, जिसे पोषित करना हो, और पोषक यानी पुष्ट करने वाला या पोषित करने वाला। तो पोष्य पोषक भाव संबंध। ठीक है जी। तो ये तीनों इन्होंने इनके अर्थ माने। उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध, गम्य गमक भाव संबंध, और पोष्य पोषक भाव संबंध। ठीक है जी। तो ये तो हो गए संयोग के अर्थ। ठीक। अब निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने माना उत्पत्ति से, भट्ट-लोलट ने। तो इनसे पूछा गया उत्पत्ति का क्या मतलब है, कैसे उत्पन्न होता है रस? तो बोले कि जो किरदार है, जो अनुकार्य है, जब वो अपने अनुभव जी रहा होता है, यानी चीज़ों का अनुभव कर रहा होता है, जब उसकी अपनी चीज़ें चल रही हैं, अपनी कथा है, तो उस समय ही उसके भीतर रस पैदा होता है। ठीक है जी। अब जो अभिनेता है, अभिनेता भी जेंडर न्यूट्रल शब्द है, यानी अभिनेत्री और अभिनेता दोनों के लिए शब्द का प्रयोग हम कर देते हैं। अभिनेता का मतलब अभिनय करने वाला, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ठीक है जी। तो जो अभिनेता है, वो अभिनेता क्योंकि ये प्रयास कर रहा है कि वो किरदार को एकदम अपने भीतर ले आए, जैसे पर काया प्रवेश हम कहते हैं ना, दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेना। पर यानी दूसरा, काया यानी शरीर, यानी वो एकदम किरदार में इतना खो जाए कि वो अपने और किरदार के अंतर को खत्म कर दे। अभिनेता या अभिनय की पराकाष्ठा क्या है, अभिनय की सर्वोत्कृष्ट अवस्था क्या है? कि जब अभिनेता को हम किरदार समझने लगे, जब ये लगे नहीं कि एक्टिंग करने वाला व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है, जब अभिनय इतना सच्चा और इतना यथार्थ लगने लगे कि हम ये भूल जाएं कि हमारे सामने अभिनय किया जा रहा है, तो ये अभिनय की चरम अवस्था है ना, ये उसका सर्वोत्कृष्ट रूप है, अभिनय का सबसे बेहतर रूप। ठीक है जी। तो भट्ट-लोलट कहते हैं कि अभिनेता क्योंकि किरदार को निभा रहा है,
वो खुद में उसके रूप का अनुसंधान कर रहा है, उसके रूप की खोज कर रहा है। यानी वो खुद को वही समझ रहा है और कोशिश कर रहा है एकदम उसके जैसा व्यवहार करे, उसके जैसा हो जाए। अगर वीर जारा में प्रीति जिंटा जारा का किरदार निभा रहे हैं तो उस समय वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं प्रीति जिंटा हूं, मैं सेलिब्रिटी हूं, मैं ये है वो है, नहीं। या मैं भारत की हूं, मैं यहाँ की हूं। वो सोचेंगे कि मैं पाकिस्तान की एक लड़की हूं जो इस समय दुख में है। तो वो वैसा ही व्यवहार करेंगी, वैसा ही खुद को सोचने लगेंगी। मुझे पता नहीं कितना सच है, क्योंकि फिल्मों के प्रचार के लिए भी बहुत कुछ बोल दिया जाता है, पर गंगूबाई एक अच्छी फिल्म है। मतलब आप देख सकते हैं, आपको पसंद आएगी, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो गंगूबाई फिल्म जब आने वाली थी उस समय संजय लीला भंसाली का मैंने एक साक्षात्कार देखा था, एक इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि एक दफा रणबीर कपूर ने मेरे पास फोन किया कि ये आपने क्या कर दिया है आलिया को, कि घर पे जाकर भी वो गंगूबाई की तरह बोलती है, मेरे को इधर इच उधर इच, ऐसे उसी तरह व्यवहार करती है। तो कभी कभी अभिनेता इतने किरदार में चले जाते हैं कि जब तक वो उस किरदार में हो तब तक वो अपने निजी जीवन में भी उसके प्रभाव को दरकिनार नहीं कर पाते, उसका प्रभाव उनके व्यक्तिगत जीवन में भी दिखने लगता है। ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं, बहुत कम ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है जी। इसलिए कहते हैं ना, अरे भाई कैरेक्टर से बाहर आ, मतलब आप किरदार से बाहर आ जाओ, यानी अपने वास्तविक रूप में आ जाए। ये बात भी चलती है, सामान्य बोलने में लोग बोल देते हैं ऐसे। ठीक है। तो तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया भट्टलोलट ने, कि मूलतः तो रस किसके भीतर उत्पन्न हुआ था? उन किरदारों के भीतर जिनकी कथा की हम बात कर रहे हैं। यानी जब वास्तव में अगर हम दुष्यंत शकुंतला का उदाहरण लें, जो कि काव्यशास्त्र के सबसे चर्चित उदाहरणों में से एक है, तो दुष्यंत शकुंतला का अगर हम उदाहरण लें तो दुष्यंत शकुंतला के उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि जब दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम हुआ था, जब उसने प्रेम की अनुभूति की थी, उस समय उसके भीतर श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ होगा। लेकिन अब जो अभिनेता या अभिनेत्री दुष्यंत शकुंतला के किरदारों को निभा रहे हैं, क्योंकि वो इस प्रयास में है कि वो दुष्यंत और शकुंतला ही हैं, वो खुद में उनके रूप का अनुसंधान, तद्रूपता अनुसंधान, उनके रूप की खोज कर रहे हैं। तत् यानी उसके या उससे, उसके रूप की खोज कर रहे हैं। तो इस वजह से उन्हें भी उनके माध्यम से रस की प्रतीति हो जाती है, यानी उन्हें भी रस महसूस हो जाता है, उनके भीतर भी रस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है जी। अब इन्होंने कहा कि उपचितावस्था को प्राप्त स्थायी भाव ही रस है। उपचितावस्था क्या है? उपचित यानी परिपक्व, यानी जब स्थायी भाव परिपक्व हो जाता है तो वो रस के रूप में उत्पन्न होता है, कि उपचित अवस्था को प्राप्त स्थायी भाव ही रस कहलाता है। ठीक है जी। और तीसरी बात, एक तो ये कि रस क्या है? उपचितावस्था को प्राप्त स्थायी भाव। दूसरा, कहाँ रस की अवस्थिति है? मूलतः ऐतिहासिक पात्रों में, लेकिन तद्रूपता अनुसंधान के कारण अनुकार्य अनुकर्ता में भी। ठीक है जी, अभिनेता अभिनेत्री में भी। तीसरा, इन्होंने ये नहीं बताया कि प्रेक्षक को रस की अनुभूति कैसे होती है। जो सामने बैठकर देख रहा है वो देख इसीलिए रहा है ना कि उसको आनंद की अनुभूति हो। अगर उसे आनंद की अनुभूति हो रही है तो कैसे हो रही है, ऐसा ये नहीं बताते। बाद के चिंतकों ने यह अनुमान लगाया कि शायद इनका मंतव्य ये होगा कि चूंकि वो अनुकार्य को अनुकर्ता पर आरोपित करते हैं, यानी जो किरदार है उस किरदार को अभिनेताओं पर आरोपित करते हैं, यानी वो उन्हें ही वास्तविक किरदार मानने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया में उन्हें भी रस की अनुभूति हो जाती होगी। ठीक है, जो कि बहुत स्पष्ट रूप से ये व्यक्त मतलब ये बात साफ हो नहीं पाती, इसलिए इसको खारिज भी किया गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया, ऐसा कहा गया।
क्या ये वास्तव में संभव है? बिल्कुल है। अगर आप वैसे सोच कर देखें, जो रामानंद सागर का रामायण आया था, रामायण धारावाहिक आता था ना डीडी दूरदर्शन पर। डीडी का मतलब है दूरदर्शन, उसका एब्रीविएशन है दूरदर्शन का डीडी, शॉर्ट फॉर्म जिसको कहते हैं, ठीक है, संक्षिप्त रूप। तो उसमें जिन अभिनेताओं ने राम सीता लक्ष्मण हनुमान की भूमिकाएं निभाई थी, मुख्यतः राम सीता लक्ष्मण की, उन्हें तो लोग वास्तव में राम सीता लक्ष्मण मानते हैं। आज तक वो एयरपोर्ट पर जाते हैं, कहीं जाते हैं तो लोग उनके पाँव में गिर पड़ते हैं। आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं, लोग उन्हें पूजते हैं, लोग उनकी तस्वीरों को अपने घरों के मंदिरों में रखकर रखते हैं, उनके सामने ज्योत जलाते हैं। तो आज भी ये सब कुछ करते हैं लोग। तो ये तो आज भी होता है, आज भी उन्हें इतना सम्मान दिया जाता है, इतने सम्मान का हकदार उन्हें माना जाता है। तो आरोपित तो दर्शक कर लेता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट लोलट जो कह रहे थे, कह भले ही 9वीं शताब्दी में रहे थे, उस बात में दम है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में कह दे रहे थे। ठीक है जी। तो कुल मिला जुला कर बात क्या है, संयोग की जो इन्होंने अर्थ माना संबंध से, दूसरा रस उत्पन्न होता है, इसलिए उत्पत्ति माना निष्पत्ति का मतलब उपचितावस्था को प्राप्त स्थायी भाव ही रस है, और तद्रूपतानुसंधान की बात की। ठीक है जी। रस की अवस्थिति मूलतः पात्रों में, लेकिन तद्रूपतानुसंधान के कारण अनुकर्ता को भी प्रतीति और आरोपवाद की जो चर्चा हुई। श्री शंकुक इनसे अगले चिंतक थे और श्री शंकुक इनके मतों से सहमत नहीं हुए। शंकुक ने 3 प्रश्न उठाए। ठीक है जी। सबसे पहले कि उपचित अवस्था की मात्रा कैसे तय की जाए, उपचित अवस्था की मात्रा को तय कैसे करेंगे? इसका तो कोई जवाब नहीं था। वे कम मानेंगे स्थायी भाव अब उपचित हो गया और अभी तक अनुपचित है। जब तक वो अनुपचित है तब तक स्थायी भाव है, जैसे ही वो उपचित होगा तो बधाई हो, रस हुआ है, मतलब रस बन जाएगा। तो ये मानेंगे कैसे? ऐसा कैसे माना जाएगा? इसकी मात्रा कैसे तय होगी? भाई कौन सी ऐसी मशीन है जिस पर तोल कर कह देंगे या माप कर कह देंगे कि चलो अब ये रस बन गया? तो इसका कोई जवाब नहीं था। दूसरा प्रश्न शंकुक उठाते हैं कि विभाव आदि का रस के साथ कारण कार्य संबंध नहीं है। रस कोई कार्य और विभाव उसके विभाव आदि उसके कारण नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति में तो आपको मानना पड़ेगा ना कि कुछ चीजें हैं जो उसकी उत्पत्ति कर रही हैं, और साफ साफ इन्होंने विभाव को माना, उत्पाद्य उत्पादक। तो भट्ट श्री शंकुक इसका खंडन करते हैं और क्या तर्क देते हैं, घट और कुम्हार का, घड़े और कुम्हार का। कहते हैं कि घड़ा क्या है, उत्पाद्य है, जो जिसका उत्पादन किया गया, जिसे कुम्हार ने बनाया। बनाने वाला कौन है? कुम्हार, यानी उत्पादक कौन है? कुम्हार। घड़ा क्या है? उत्पाद्य। ठीक है जी। एक बार जब उत्पाद बन जाता है तो वो अपने उत्पादक से निरपेक्ष हो जाता है, उसका अस्तित्व उससे मुक्त हो जाता है। यानी घड़ा अगर बन गया तो फिर कुम्हार रहे या ना रहे, घड़े के अस्तित्व पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। लेकिन क्या रस के संदर्भ में ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। भाई घड़ा कार्य है, उत्पाद्य है, कुम्हार कारण है, उत्पादक है उसका। घड़ा बन गया उसके बाद कुम्हार है या नहीं, कार्य हो गया उसके बाद कारण है या नहीं, कार्य के होने पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। मान लीजिए घड़ा बना और उसके बाद कुम्हार चला गया उस देश को छोड़कर ही। अब कुम्हार तो नहीं, लेकिन घड़ा वहां रह सकता है जब तक फूटेगा नहीं, जब तक उसे सुरक्षित रखा जाए। लेकिन क्या रस और विभाव के बारे में ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि रस तो अखंड होता है। रस के स्वरूप पर बात करते हुए हम पहले पढ़ ही चुके हैं ना, सत्वोदेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्ह में। और वो जो पूरा श्लोक है विश्वनाथ का, सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्ह में, और आगे क्या क्या था जो भी था मुझे अचानक से तो ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखो दिमाग बार बार वहीं जाएगा
ये भी मनुष्य के दिमाग की अलग ही बनावट होती है ना, कि एक बार जो दिमाग में आ गया और अगर वो पूरी बात दिमाग में नहीं आई तो बार बार दिमाग वहीं जाता है। जैसे दांत में कुछ फंस जाता है ना, तो बार बार जीभ वहीं जाएगी। तो ये फितरत होती है शायद हमारी ना, मानवीय स्वभाव है ये। तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड याद करने की कोशिश कर लेते हैं। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आगे पढ़ेंगे। आगे ब्रह्मानंद स्वाद सहोदर वाली पंक्ति आती है ना, और फिर केशित प्रमामृभि वाली पंक्ति आती है। मुझे मम्मट का ना कांता संवित उपदेश युजे काव्य प्रयोजन वाला श्लोक याद आ रहा है इसकी जगह। और अंतिम पंक्ति भी याद आ रही है, स्वकार वदि भिन्न त्वेना यम स्वादते रसहा। तो रस अखंड है, स्वप्रकाश है, आनंद चिन्मय है, यानी चिन्मय चेतन आनंद है। सत्व के उद्रेक के बाद सत्वोद्रेक, सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय लोकोत्तर चमत्कार प्राण केशित प्रमामृभि और स्वकारवदि भिन्न त्वेना यम स्वादते रसहा। बस ब्रह्मानंद स्वाद सहोदर से पहले जो आता है वो ध्यान नहीं आ रहा, बाकी तो आ गया सारे का सारा ना। कौन कौन सी विशेषताएं थी? हाँ, वेदांतर स्पर्श शून्य। तो सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राणः केशित प्रमामृभि स्वकारवदि भिन्न त्वेना यम स्वादते रसहा। अब थोड़ी संतुष्टि पड़ी। अभी भी हालांकि लग रहा है कि 1-2 पद आगे पीछे तो नहीं कर दिया, पर थोड़ी संतुष्टि पड़ गई कि मोटा मोटी याद है। ठीक है जी। तो रस तो अखंड होता है। अखंड का मतलब क्या है कि रस के जो चारों अंग हैं, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी और स्थायी भाव, उनका समूह लंबनात्मक अनुभव रस है। यानी जब तक वो एकान्वित रहेंगे, एक हो जाएंगे मिलकर, तब तक तो वो रस है। जैसे ही उनमें से एक का भी अभाव होगा तो रस नहीं रहेगा। तो रस पैदा होने के बाद भी अपने, अगर इनको कारण मान लिया जाए तो इनसे निरपेक्ष नहीं हो पाता। तो इसलिए यहां कार्य कारण संबंध नहीं है। इस बात को भी श्री शंकुक खारिज कर देते हैं। ठीक है। जो तीसरा आरोप से रस की प्रतीति कैसे होती है। फिर शंकुक से पूछा गया कि चलो भाई मान लिया भट्ट लोलट ने जो कहा था वो बातें ठीक नहीं थी, आप बता दो क्या ठीक है। तो श्री शंकुक कहते हैं कि चलो मैं बताता हूं, रुको जरा, धैर्य रखो, मैं इसका उत्तर देता हूं। शंकुक कहते हैं कि असल में रस उत्पन्न नहीं होता, रस का तो अनुमान किया जाता है। रस पैदा नहीं होता है, रस का अनुमान करते हैं। इसलिए निष्पत्ति का मतलब अनुमिति है, यानी अनुमान जिसका किया जाए, यानी अनुमान किया जाना। ठीक है जी। और संयोग का मतलब संबंध नहीं है बल्कि अनुमान है। यानी विभाव आदि का रस के साथ अनुमान का संबंध है, जिसकी वजह से अनुमिति, यानी हम रस को अनुमानित कर पाते हैं। ठीक है जी। तो अनुमान का संबंध क्या है, मतलब संबंध नहीं, संबंध मैंने बोल दिया, संबंध उन्होंने माना था, उन्होंने अनुमान माना केवल, कि रस में और विभाव आदि में अनुमाप्य अनुमापक भाव मिलता है, संबंध नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। अनुमाप्य जिसका अनुमान किया जाना हो, यह प्रत्यय योग्य, अनुमान करने योग्य नहीं, जिसका हम अनुमान करेंगे, अनुमाप्य। अनुमापक यानी अनुमान करवाने वाला। तो विभाव आदि हमें अनुमान करवाते हैं किसका, रस का। तो रस क्या हो गया, अनुमाप्य, और विभाव आदि हो गए अनुमापक। तो यहाँ अनुमाप्य अनुमापक भाव मिलता है, और इसी वजह से हम रस की अनुमिति करते हैं। पूछा गया भाई ये कैसे हम अनुमान कर सकते हैं, तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। न्याय दर्शन से प्रभावित है, न्याय दर्शन से लाकर चित्र तुरंग न्याय। तुरंग कहते हैं घोड़े को, चित्र यानी चित्र, और न्याय तर्क को भी कहते हैं कि यानी घोड़े के चित्र का तर्क देते हैं। ठीक है जी। तो कहते हैं कि जिस प्रकार
एक दौड़ते हुए घोड़े के चित्र को देखकर ये लगता है कि घोड़ा असल में दौड़ रहा है, जबकि हमें ये पता है कि ये असल घोड़ा नहीं है, ये चित्र है। ये आपने भी महसूस किया होगा, सबसे अच्छे चित्र, ये सबसे अच्छी मूर्तियां हम किन्हें मानते हैं। जैसे जब किसी मूर्ति की तारीफ की जाए तो क्या कहते हैं। जैसे मुझे याद है कि 2008 में मैं 8वीं कक्षा में हुआ था, तो मतलब मेरे घर वालों को हमेशा लगता था कि ये ज़्यादा पढ़ेगा लिखेगा नहीं। तो मैं एक औसत विद्यार्थी था पढ़ने में ना, बहुत अच्छा विद्यार्थी कभी था नहीं। तो उन्हें ये लगता था कि ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, इसका बस ऐसा ही मामला है। मुझे याद है कि 8वीं में मेरे हिंदी में 67 मार्क्स आए थे, 67 अंक, 67। और मुझे लगता है क्लास में जो सबसे कम अंक थे उनमें से एक मेरे थे। तो अभी भी मेरे जो मतलब दोस्त हैं जो 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं तक मेरे साथ पढ़े, 12वीं वाले नहीं, क्योंकि 12वीं में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ली थी 12वीं में। उससे पहले वाले वो कहते हैं कि भाई तू शिक्षक कैसे बन गया, तू खुद तो पढ़ता नहीं था। मैं कहता हूँ कि यार होती हैं कुछ चीज़ें, बस पता नहीं कैसे बन गया, ये भी कुछ होगा कि बन ही गया। तो उन्हें लगता था कि ये पढ़ता लिखता नहीं है। तो जब मैं 8वीं में हुआ तो वो लोग थोड़े खुश हुए। अच्छा, कुछ कुछ ना माइलस्टोन माने जाते हैं, जैसे 5वीं, 5वीं के बाद 8वीं, 8वीं के बाद 10वीं, 10वीं के बाद 12वीं। अब तो 5वीं 8वीं कोई मतलब नहीं रहा, उस समय था मतलब। तो 2008 की बात है, मुझे याद है। तो मेरा प्रवेश हुआ 8वीं में और मेरे घर वाले खुश हुए और तय किया गया कि चलो कहीं घूम के आते हैं। और साथ में नानी भी हमारे साथ गई और हम घूमने गए थे मथुरा में। तो मथुरा में ना मतलब मंदिर हैं जैसे कृष्ण से संबंधित, और उन मंदिरों में ना मूर्तियां बनी हुई हैं। जैसे वो मंदिर वैसे नहीं कि चप्पल वप्पल निकाल के, मंदिर तो है ही, मंदिर के साथ कुछ और उन्होंने घूमने के लिए जगह बना दी, म्यूजियम की तरह, संग्रहालयों की तरह। तो गुफा है, जैसे गुफा में जाएंगे आप एक, तो उसमें कुछ मूर्तियां बनी होंगी, पानी चल रहा होगा। तो कृष्ण के जीवन की जो अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग प्रसंग हैं, उनको उन्होंने उनमें चित्रित किया है, मतलब मूर्ति वगैरह के द्वारा उन्हें दिखाया है। तो मुझे याद है, पता नहीं कि मुझे ये बात याद रह गई कि मेरी नानी ने दूर से देखा और बोला कि ये लड़कियां क्यों खड़ी हुई हैं इतनी देर से यहाँ ऐसे, और कैसे कपड़ों में खड़ी हैं। तो जब पास जाकर देखा तो मूर्तियां थी, तो बोली बताओ, इतनी सुंदर मूर्तियां हैं कि असल लग रही है। और बात भी सही है। मतलब आज मैं सोचता हूँ, जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में ना अचानक से वही बात आई। मतलब वो जब कितनी उम्र होगी 2008 में, बहुत उम्र थोड़ी ना थी, 11-12 वर्ष। तो वो प्रसंग, पता नहीं कुछ कुछ चीजें अटकी रह जाती है ना। मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे दिमाग के भीतर ना कुछ खूंटियां होती होंगी। तो कभी कभी हम किसी कपड़े को यूं ही फेंकते हैं दीवार की ओर और वो खूंटी पर टंग जाता है। तो कुछ यादें हमारी ऐसी होती है ना कि वो ऐसे अटकी रह जाती हैं दिमाग में। अब इसमें पता नहीं कुछ ऐसा विशेष भी नहीं था, पर ये याद रह गई। तो ये बात तो सच है जो शंकु कह रहे हैं कि कुछ मतलब अच्छा चित्र या अच्छी मूर्ति तो वही होती है जिसे देखकर हमें ये महसूस हो कि ये वास्तविक है, हमें लगे कि यार ये तो असल है। तो अब हमें पता है कि ये असल नहीं है, लेकिन उस समय हमें ऐसा लगता है कि जैसे घोड़ा वास्तव में दौड़ रहा हो। तो यही बात शंकु कहते हैं कि हमें पता है कि ये जो कुछ सामने हो रहा है ये सब नाटक है, ये सब मंचन किया जा रहा है, अभिनय किया जा रहा है। लेकिन उस वक्त के लिए हम ये भूल जाते हैं कि अभिनय है, और उसका कारण है एक तो अभिनय कौशल, दूसरा मंच आदि की सज्जा, संगीत होता है, लाइटिंग होती है, ये सब भी तो प्रभावित करते हैं ना। तो मंच आदि की सज्जा, वो पूरा परिवेश, पात्रों की वेशभूषा, उनका अभिनय कौशल, जिनके चलते हम ये मानने लगते हैं कि जैसे सब कुछ वास्तव में हो रहा है, और उसी के चलते रस की अनुमिति होती है। ठीक है जी। तो चित्र तुरंग न्याय घोड़ा, ठीक है जी। तो मूलतः अनुकार्य में और अभिनय की तल्लीनता के कारण, डूबे होने के कारण अनुकर्ता में भी। तो रस की अवस्थिति के संदर्भ में लगभग एक सी बातें इन्होंने कही। इनका एक महत्व ये था, जो कि महत्वपूर्ण बात है श्री शंकु की, कि इन्होंने पहली बार सहृदयगत वासना का उल्लेख किया था। सहृदयगत वासना यानी हृदय में जो वासना, वासना यानी गहरी इच्छाएं,
ठीक है, जिन्हें हम वासना, वासना का एक मतलब तो जो कि लोग सामान्यतः समझते हैं काम वासना से, काम वासना वासना का महज एक रूप है। यानी जो यौन इच्छाएं होती हैं इंसान की, वो भी गहरी इच्छाएं होती हैं। फ्राइड ने तो पूरा दर्शन इस पर दे दिया। तो उस दर्शन को लेकर अगर ना भी आपकी सहमति हो, तब भी ये तो मानेंगे कि इंसान की सबसे भीतरी इच्छाओं में से, सबसे गहरी इच्छाओं में से, जो उसे संचालित करती हैं, प्रभावित करती हैं, उनमें से उसकी काम इच्छाएं या यौन इच्छाएं भी होती हैं। लेकिन वासना का मतलब केवल ये नहीं होता। वासना का मतलब होता है बेहद गहरी इच्छा, जिसमें काम वासना भी है, उसके अलावा भी और भी इच्छाएं हैं। कोई भी इच्छा आपकी हो सकती है। ठीक है जी। तो श्री शंकुक कहते हैं कि रस की अनुमिति में दो चीजें काम करती हैं, एक सहृदयगत वासना और दूसरा चित्त तुरंग न्याय। कि क्योंकि हमारे हृदय में वो भाव हैं पहले से, वो गहरे भाव, तो अनुकूल परिस्थितियां पाकर, सामने मंच वगैरह है, उस तरह का दृश्य उपस्थित किया जा रहा है हमारे सामने, तो वही मंच पर प्रदर्शित हो रहा है ना, दिखाया जा रहा है, तो उसे देखकर हमारे हृदय के वो भाव सक्रिय हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। ठीक है जी। और चित्र तुरंग न्याय यानी हमें लगने लगता है कि ये सब वास्तव में हो रहा है, जिसकी वजह से रस की प्रतीति होती है। तो पहली बार सहृदयगत वासना का उल्लेख इन्होंने ही किया था, जिसके बाद फिर, क्योंकि इनके बाद फिर आनंदवर्धन आते हैं ना। आचार्यों का क्रम याद करने का तरीका मैंने बताया था ना, जिससे बहुत आसानी से हमने याद कर लिया था। सबसे पहले भरत मुनि, फिर छठी शताब्दी में भामा, सातवीं में दंडी, आठवीं में दो आचार्य आते हैं, वामन और उद्भट। नौवीं में भी, नौवीं में तो चार आते हैं, चार ये पांच ही आ जाते हैं। भट्ट लोलट, सबसे पहले रुद्रट, रुद्रट के बाद भट्ट लोलट, फिर श्री शंकुक, फिर आनंदवर्धन और फिर राजशेखर। और भट्ट नायक और, हाँ भट्ट नायक भी लगभग इसी समय में है, नौवीं में ही। और महिम भट्ट और भट्ट तोत सब उसी समय के हैं लगभग। फिर उनके बाद 10वीं शताब्दी में कुंतक आते हैं, कुंतक के बाद भोजराज है, 10वीं 11वीं शताब्दी का समय है। और अभिनवगुप्त, कुंतक, अभिनवगुप्त, भोजराज। ठीक है जी। तो आरंभिक कुछ आचार्यों का क्रम है। फिर क्षेमेंद्र और मम्मट, तो 11वीं शताब्दी तक की पूरी परंपरा के ये तमाम आचार्य, तमाम काव्य शास्त्री हैं। हालांकि आचार्य जो शब्द है ना, इसको लेकर भी एक चर्चा है कि काव्य शास्त्री 4 प्रकार के माने गए ना, ये भी चर्चा की थी। बार बार मैं ये बात इसलिए कहता रहता हूँ कि वो बार बार ना रिवाइज होती रहे, आप लोगों को दिमाग में आती रहे कि हाँ ये भी हमने पढ़ा था। वरना ऐसा ना बाद में पन्ने पलटे और लगे कि ये सब कहाँ से आ गया हमारे पन्नों में, ये हमने कब लिख लिया। तो ऐसा भाव ना है, बाद में लगे कि हाँ ये चर्चाएं हमने की थी। ठीक है जी। तो क्या हमने पढ़ा था कि काव्य शास्त्रियों के, भारतीय काव्य शास्त्र में, काव्य शास्त्री यानी काव्य शास्त्र से जुड़ा हुआ चिंतक। ठीक है जी। तो काव्य शास्त्रियों के 4 वर्ग माने गए थे ना, उद्भावक, संग्रहकर्ता, टीकाकार या व्याख्याता जिसको कहते हैं, और चौथा नाट्य विधानकार। तो उद्भावक यानी जिन्होंने मौलिक उद्भावनाएं की, जिन्होंने संप्रदाय स्थापित किए। तो कहा गया कि आचार्य केवल यही है, लेकिन बाद में आचार्य पद का प्रयोग फिर लगभग सभी काव्य शास्त्रियों के लिए हम करने लगे। ठीक है जी। तो इनके बाद फिर इनकी भी आलोचना की, इनकी आलोचना की भट्टनायक ने। भट्टनायक ने कहा कि पहली बात तो अनुमान से रस की प्रतीति कैसे हो सकती है। दूसरी बात कि अगर सामने राम और सीता के प्रेम का दृश्य व्यक्त किया जा रहा है, भाई पति पत्नी थे, गृहस्थ प्रेम तो दोनों के बीच में था ही ना, तो गारहस्थ होगा ना या गृहस्थ होगा, है ना, गृहस्थ या गारहस्थ, ऊपर रेफ होगा ह के। ठीक है, ये री की मात्रा ग के नीचे, हाँ ये सही शब्द होने चाहिए। तो अब आपके लिए तो सीता माँ है, हम तो सीता मैया ही कहते हैं बचपन से, तो सीता को लेकर तो हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तो अब उस समय में हमें श्रृंगार रस की प्रतीति कैसे हो सकती है, तो बड़ा अटपटा हो जाएगा। तो इसका तो कोई जवाब नहीं है श्री शंकुक के पास।
भट्ट नायक ये दो प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास जवाब है, और फिर वो अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। और उनकी व्याख्या का एक बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने साधारणीकरण की चर्चा की। वही साधारणीकरण जिसका आगे प्रयोग किया गया, जिस पर खूब चिंतन किया गया और 20वीं शताब्दी तक चिंतन हुआ। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है रस सिद्धांत, उसमें उन्होंने साधारणीकरण पर ठीक ठाक लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है रस मीमांसा, उसमें उन्होंने साधारणीकरण पर ठीक ठाक लिखा। और अज्ञेय तज्ञ ने साधारणीकरण पर विचार किया है, जयशंकर प्रसाद ने साधारणीकरण पर विचार किया है, नंद दुलारे वाजपेयी ने विचार किया। तो साधारणीकरण पर तो ठीक ठाक चर्चा हुई फिर। ठीक है जी। तो 2 मिनट अब तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा, आप लोग वो थोड़ा सोचिए। मैं 2 मिनट पानी पी लेता हूँ आराम से बैठ के, और उसके बाद फिर हम आगे इन दोनों मतों पर भी चर्चा करेंगे कि ये दोनों चिंतक क्या कहते हैं, बचे हुए जो हमारे दो चिंतक हैं, यानी भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। ठीक है जी। चलिए जी, आगे चर्चा करते हैं फिर। तो पहले भट्ट नायक के सिद्धांत पर बात करेंगे। भट्ट नायक का सिद्धांत है भुक्तिवाद, भुक्तिवाद या भोगवाद। तो भट्ट नायक कहते हैं कि रस की ना तो उत्पत्ति होती है, ना रस अनुमेय होता है, यानी ना हम उसका अनुमान करते हैं, बल्कि रस का तो भोग किया जाता है। यानी भोग करना यानी कंज्यूम करना, जैसे आप और चीजों का भोग करते हैं ना, ऐसे। और इसलिए संयोग का मतलब है विभावन, यानी भोगने की प्रक्रिया। ठीक है जी, भुक्ति की प्रक्रिया। ठीक है जी। तो भट्ट नायक कहते हैं कि असल में शब्द कहें या काव्य कहें, काव्य के 3 व्यापार होते हैं, यानी साहित्य के 3 व्यापार होते हैं: अभिधा, भावक्त्व और भोजकत्व। अभिधा यानी शब्दार्थ का बोध। आगे आप ध्वनि संप्रदाय जब पढ़ेंगे तब हम शब्द शक्ति की चर्चा करेंगे। तो शब्द शक्ति का फिलहाल केवल इतना मतलब समझिए, शक्ति यानी सामर्थ्य या क्षमता। तो शब्द शक्ति यानी शब्द की शक्ति, यानी शब्द की क्षमता, शब्द की एबिलिटी। शब्द की एबिलिटी क्या होती है? अर्थ पैदा करना। तो शब्द की अर्थ को पैदा करने की क्षमता को शब्द शक्ति कहते हैं। क्या मतलब, ये प्रश्न तो वो जायज है ना कि भाई शब्द से अर्थ पैदा कैसे होता है? तो इसका उत्तर व्याकरणविदों ने या दार्शनिकों ने, क्योंकि दर्शन शास्त्र में भी शब्द शक्ति पर ठीक ठाक विचार किया गया, व्याकरण में भी किया गया और काव्य शास्त्र में भी किया गया, तीनों अनुशासनों में शब्द शक्ति पर ठीक ठाक चिंतन किया गया। तीनों ने अपने अपनी तरह से जवाब दिया। कहा कि भाई शब्द के भीतर ये क्षमता होती है कि वह अर्थ को पैदा कर सके। तो शब्द के इस सामर्थ्य या इस क्षमता को शब्द शक्ति कहा गया। तो शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, 3 प्रकार की क्षमताएं हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा वो शक्ति है जो शब्द के सीधे अर्थ को व्यक्त करती है।
ठीक है जी। लक्षणा व्यंजना क्या करती है, इसे जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। मतलब इसकी चर्चा आगे करेंगे जब शब्द शक्ति पढ़ेंगे, वरना अब हम फिर भटक जाएंगे, है ना। अभी हम अभिधा पर ही बात करते हैं और रस निष्पत्ति पर बात करते हैं। मैं सोचकर तो ये आया था कि आज की कक्षा में साधारणीकरण को भी पूरा पढ़ा दूंगा रस निष्पत्ति के साथ साथ, लेकिन ऐसा तो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं जितना देख पा रहा हूँ 1.5 घंटे के लगभग की कक्षा हो चुकी है और उसमें अभी तो रस निष्पत्ति के हमारे 2 मत बचे हुए हैं। तो 15 मिनट के तो ये मत हो ही जाएंगे, मतलब मैं अगर बहुत जल्दी करूँगा तब भी तो 1 घंटा 40 मिनट हो गए, तो उसके बाद तो साधारणीकरण शुरू करने कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 2 घंटे का टॉपिक तो वो है, उसमें भी थोड़ा समय लगता है। ठीक है जी। तो इसलिए उधर नहीं जाएंगे अभी, वरना इधर चला उधर चला जाने कहाँ में किधर चला वाली स्थिति हो जाएगी। फिलहाल हम यही रहते हैं। केवल अभिधा के संदर्भ में इतना समझिए कि अभिधा यानी शब्द का सीधा अर्थ व्यक्त करने की उसकी क्षमता या उसकी शक्ति। ठीक है, जिसको हम लिटरल सेंस कहते हैं ना, वो कि सीधे सीधे क्या अर्थ आ रहा है। ठीक है, तो भट्ट नायक कहते हैं कि सबसे पहला व्यापार है अभिधा, यानी मतलब काव्य क्या है। आगे ने तो बहुत साफ तौर पर कहा भी था ना कि कविता मूलतः मूल रूप से भी और अंत में भी शब्द ही है, यानी कविता मूलतः और अंततः शब्द है। जैसे हम कैसे कविता व्यक्त करते हैं, शब्दों में, भाषा में व्यक्त करते हैं ना। तो जब भी हम किसी कविता को पढ़ते हैं, किसी शेर को पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते तो शब्दों को ही हैं। ऐसे वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, लेकिन ठीक है, शब्द से भी हम वो अर्थ ले लेते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम पदों को पढ़ते हैं, या कह लीजिए शब्दों को पढ़ते हैं। समझने के स्तर पर एक सी बात है ना। तो शब्दों को हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो जब हम किसी शब्द को पढ़ते हैं उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपके सामने फ्रेंच की कोई कविता रख दूं, अब आप सबसे पहले तो आप उसे क्यों नहीं पढ़ पाएंगे कि जो शब्द आपके सामने लिखे होंगे, क्योंकि लिपि तो देव रोमन है, तो रोमन लिपि को तो आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है जी। लिपि किसे कहते हैं, भाषा को लिखने की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ठीक है जी। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि यानी जिसका उच्चारण किया जाए, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। जैसे अगर मैंने बोला तो ये भी ध्वनि है, मैंने बोला क, ये भी ध्वनि। हम जो भी बोल रहे हैं इतनी देर से सब ध्वनियां हैं। ध्वनि का लिखित रूप होता है वर्ण, यानी हर ध्वनि को लिखने के लिए हम एक संकेत का प्रयोग करते हैं, एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे वर्ण कहते हैं। तभी तो किसी भी चिन्ह को देखते ही हमारे दिमाग में ध्वनि आती है। जैसे अगर मैंने लिखा आज, तो आ जैसे ही वो संकेत मैं पढ़ूंगा, जैसे ही मैंने ये देखा, वैसे ही आ की ध्वनि मेरे दिमाग में कौंधेगी। ठीक है जी। तो किसी भी संकेत को देखते ही हमारे दिमाग में ध्वनि आती है। तो संकेत को वर्ण कहते हैं, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। और वर्णों के पूरे समूह को वर्णमाला या अल्फाबेट कहा जाता है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह। जैसे हिंदी में अ आ जिसको कह देते हैं, और अंग्रेजी में A to Z जिसको कहते हैं आप लोग। तो वर्णमाला के द्वारा ही हम भाषा को लिख पाते हैं, क्योंकि वर्णों के द्वारा लिखते हैं ना। दूसरा, उन वर्णों के प्रयोग का भी अपना खास तरीका होता है, उसके अपने नियम होते हैं। ठीक है जी। कि आप ऐसे ही नहीं प्रयोग कर दोगे, आधा क है तो कैसे प्रयोग होगा, आधा र है तो कैसे प्रयोग होगा। ठीक है जी। अगर र से पहले वाला व्यंजन आधा है, तो र, जैसे क्र के नीचे र और ट्री के नीचे र में तो फर्क हो गया ना। तो कहाँ र ऐसे जाएगा, कहाँ र ऐसे जाएगा, ये सब भी तो नियम है। तो वर्णमाला और वर्णों के प्रयोग की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। सीधे सीधे कहे तो भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वर्णों
और उनकी व्यवस्था को लिपि या स्क्रिप्ट कहते हैं, यानी जिसमें हम भाषा को लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट। तो लिपि तो फ्रेंच की भी रोमन ही है जिसमें हम अंग्रेजी लिखते हैं। तो अब आपको समझ तो ऐसे तो आ जाएगा कि क्या लिखा है, आप देख तो पाएंगे, पर आपको उन शब्दों के अर्थ ही नहीं पता होंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला स्तर तो शब्दार्थ है। इसलिए भट्ट नायक कहते हैं कि सबसे पहला व्यापार अभिधा है। अभिधा यानी शब्द के अर्थ का बोध होना। लेकिन वो ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि अभिधा का प्रयोग श्रव्य काव्य के संदर्भ में होता है, दृश्य काव्य के संदर्भ में नहीं होता। अब वैसे तो मैं आप लोगों से श्रव्य और दृश्य काव्य के संदर्भ में बात कर चुका हूं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ध्यान होगी नहीं वो बात। संस्कृत में मोटे तौर पर 10वीं 11वीं शताब्दी तक आप, या 14वीं शताब्दी तक भी मान सकते हैं कि उस समय तक भी साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग होता था। बाद में तो 14वीं शताब्दी में तो विश्वनाथ ने ही साहित्य दर्पण अपने ग्रंथ का नाम रख दिया। इससे स्पष्ट होता है कि साहित्य शब्द शायद उस समय प्रचलित हो गया होगा। फिर रुय्यक ने भी साहित्य मीमांसा अपने ग्रंथ का नाम रखा है ना। हालांकि राजशेखर तो 9वीं शताब्दी में साहित्य विद्या कह चुके थे काव्यशास्त्र को, पर बहुत ज्यादा प्रयोग उस समय नहीं मिलता। तो हम मोटे तौर पर मानते हैं कि पहले, क्योंकि ग्रंथ का नाम तो उन्होंने भी काव्य मीमांसा ही रखा था, राजशेखर ने भी अपना, तो साहित्य शब्द के लिए संस्कृत में काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब स्वरूप के आधार पर काव्य के दो भेद किए जाते थे, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। यानी ऐसा साहित्य जिसे देखकर ग्रहण किया जाए उसे दृश्य काव्य कहा जाता था। ऐसा साहित्य जिसे हम सुनकर समझे या सुनकर वो हम तक पहुंचे, श्रवण के द्वारा, सुनने के द्वारा, उसे श्रव्य काव्य कहा जाता था। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का तो आविष्कार तब तक नहीं हुआ था उस दौर में जिस दौर की हम बातें कर रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस तो बहुत बाद की चीज है ना। तो इसलिए मुद्रित किताबें तो होती नहीं थी, प्रिंटेड बुक्स तो होती नहीं थी। तो अगर किताब लिखी भी जाती थी तो पूरी हाथ से लिखनी पड़ती थी, और अगर उसकी और प्रतियां बनानी है तो वो भी पूरी हस्तलिखित होती थी, जो कि बहुत मुश्किल काम था। समय भी बहुत लगता था और मेहनत भी बहुत लगते थे। इसलिए किताबों की बहुत अधिक प्रतियां होती नहीं थी, बहुत ज़्यादा कॉपीज होती नहीं थी। इसलिए ज्ञान की श्रुति परंपरा थी, श्रवण के द्वारा ही ज्ञान आगे बढ़ता था, श्रवण के द्वारा ही ज्ञान का प्रसार होता था। इसलिए गुरुकुलों में भी गुरुजी बैठ जाते थे, फिर बोलना शुरू करते थे और फिर शिष्य सुनते थे और उसी बात को दोहराते थे ताकि उसे कंठस्थ कर सके, यानी मुंह जुबानी याद कर सके। ठीक है जी, क्या बात। हाँ, इसी वजह से काव्य, जैसे आजकल हम साहित्य को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, मतलब ग्रहण करने का मतलब है कैसे हम उसे मतलब प्राप्त कर सकते हैं, पढ़कर, सुनकर या देखकर। कोई किताब है तो आप उसे पढ़ सकते हो साहित्य की, कोई शेर सुना रहा है, कोई कविता सुना रहा है, कोई कहानी सुना रहा है तो आप सुन सकते हो। किसी नाटक का मंचन किया जा रहा है या किसी कविता का मंचन, आजकल तो जैसे राम की शक्ति पूजा, यानी जो भी आख्यान मूलक काव्य है, यानी ऐसी कविताएं, ऐसे काव्य जिनके मूल में कोई कहानी होती है, तो उनका मंचन आजकल खूब होता है। तो पहले से ही होता आ रहा है, लेकिन आजकल ये प्रवृत्ति थोड़ी और बढ़ गई है, और जो कि अच्छी बात है, खूबसूरत बात है। तो उसे देखकर आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी वजह से अब पढ़ने वाला विकल्प तो था नहीं, उसे हटा दीजिए। तो साहित्य की ग्रहण के दो ही रास्ते थे, देखना या सुनना। उसी आधार पर इन दो भेद कर दिए गए थे, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य जब देख कर ग्रहण करें, यानी नाटक मुख्य, तो नाटक के कई सारे भेद थे, उपरूपक, दश रूपक, 10 रूपक में 10, उपरूपक में 18 थे। तो वो सब चर्चाएं हम काव्य भेद में कर चुके हैं, बिल्कुल नहीं करूंगा, एकदम नहीं करूंगा। कमेंट करेंगे तब भी नहीं करूंगा वरना वही करता रह जाऊंगा। ठीक है जी, वो अगर नहीं देखा है तो वो कक्षा चलाकर दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है।
तो क्या बात हम करने वाले थे, हाँ, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो श्रव्य में कविताएं, कथाएं वगैरह आ जाती हैं, दृश्य में नाटक। ठीक है जी। तो भट्ट नायक ने ये स्पष्ट कर दिया कि श्रव्य काव्य के संदर्भ में तो शब्द शक्ति का प्रयोग होता, मतलब अभिधा का प्रयोग होता है, शब्द शक्ति का नहीं, अभिधा का प्रयोग होता है, लेकिन दृश्य के संदर्भ में नहीं होता। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि श्रव्य में तो हमें शब्द सुनाए जा रहे हैं, तो हम पूरी तरह उन शब्दों के अर्थ के अपने ज्ञान पर निर्भर हैं उन्हें समझने के लिए कि हमें उनका अर्थ पता है नहीं पता है। जब हम किसी नाटक को देखते हैं तो अगर किसी शब्द का अर्थ हमें नहीं भी पता है तो अभिनय के कारण हम समझ जाते हैं कि अच्छा इसके इर्द गिर्द की ये बात है। इसलिए आप ऐसी फिल्में भी देख लेते हैं जो फ्रेंच में होंगी, चाइनीज में होंगी, जापानी में होंगी, कोरियन में होंगी, आपको नहीं आती वो भाषा। अंग्रेजी की फिल्में देख लेते हैं, जबकि अंग्रेजी का उतना धारा प्रवाह वाला ज्ञान आपके पास नहीं है जितनी धारा प्रवाह में वो बोली जाती है। ठीक है जी, उस तरह का ज्ञान आप नहीं रखते, पर दृश्य की वजह से भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है ना। इसलिए भट्ट नायक कहते हैं कि श्रव्य काव्य में ही अभिधा व्यापार होता है, दृश्य काव्य के संदर्भ में वो नहीं होता। दूसरा भावकत्व। भावकत्व यानी भावक तक पहुंचने का व्यापार, यानी वो भावक तक कैसे पहुंचता है। ठीक है जी। फिर इसके भीतर वो साधारणीकरण की बात करते हैं, कहते हैं कि भावकत्व का प्राण तत्व साधारणीकरण है। साधारणीकरण का मतलब क्या है? करण यानी प्रक्रिया, नगरीकरण नगर बसाने की प्रक्रिया, औद्योगिकरण उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया, आधुनिकीकरण आधुनिक करने की प्रक्रिया, शहरीकरण शहर स्थापित करने की प्रक्रिया, मशीनीकरण मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने की प्रक्रिया। तो वैसे ही साधारणीकरण साधारण बनाने की प्रक्रिया। साधारण किसे बनाया जाएगा? जो असाधारण होगा, यानी जो विशेष होगा, उसे ही तो साधारण या सामान्य बनाएंगे। जो सामान्य है, साधारण है, उसे कैसे साधारण बनाएंगे? तो विशेष को ही या साधारण को ही साधारण बनाया जाएगा। ठीक है जी। विशेष किसे कहते हैं और साधारण या सामान्य किसे कहते हैं? आप लोग रेल में सफर करते होंगे, तो रेल में कुछ डिब्बे होते हैं विशेष डिब्बे, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यानी ऐसे डिब्बे जिन पर केवल महिलाओं का अधिकार, उनमें केवल महिलाएं जा सकती हैं। कुछ होते हैं सामान्य डिब्बे जिनमें कोई भी जा सकता है। तो सामान्य यानी जो सबका हो, विशेष यानी जो किसी खास का हो। किसी का यानी विशेष, सबका यानी सामान्य। तो अगर केवल हम भावों की बात करें, रति का भाव यानी प्रेम का भाव, उत्साह, वीरता, तो ये सामान्य है क्योंकि ये तो सबसे जुड़े हैं। अगर हम कहें मोहन का प्रेम, मोहन का रति भाव, तो ये विशेष हो गया क्योंकि हमने मोहन से उसका संदर्भ जोड़ दिया। राहुल की वीरता, ठीक है जी, तो विशेष संदर्भ हमने उसका जोड़ दिया। ठीक है। तो भट्ट नायक कहते हैं, और पहली बार ये साधारणीकरण का उल्लेख करते हैं, तो पहले चिंतक है जिन्होंने साधारणीकरण की चर्चा की थी। ऐसे ही नाम में नायक नहीं लगा, सच में हीरो थे, निशानदार बात की। ठीक है जी। तो भट्ट नायक कहते हैं कि जब तक भाव किसी विशेष से जुड़े हुए हैं तब तक वो सर्व सुलभ नहीं हो सकते, तब तक वो सबके लिए उपलब्ध नहीं हो सकते। जब भाव किसी विशेष संदर्भ से मुक्त हो जाते हैं, जब प्रेम का भाव केवल प्रेम का भाव है, वो एक्स या वाई या जेड का प्रेम नहीं है, तब वो सर्व सुलभ हो सकता है। तो ये भाषा का गुण है या ये कला की ताकत है कि वो भावों को विशेष संदर्भ से मुक्त कर देती है और वो साधारण हो जाते हैं। फिर हमें ये नहीं लगता कि ये एक्स का प्रेम है, हमें केवल प्रेम का भाव दिखाई दे रहा होता है, और उसके कारण हमारे मन में भी वो भाव व्यक्त हो रहा होता है, और हमारा जो प्रेम का आलंबन है, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके बारे में हम सोच रहे होते हैं या वो हमारे दिमाग में चलने लगता है। यानी
उस समय प्रेम का भाव ही हमें आच्छादित कर लेता है, यानी उसी के हम प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक है जी। तो भावकत्व। तीसरा भोजकत्व। तो भट्ट नायक कहते हैं साधारणीकरण के कारण ये जो भाव थे ये भावक तक पहुंचते हैं और अब ये भोग के लिए तैयार हैं। तो भोजकत्व के द्वारा रसास्वादन होता है, यानी रस की अनुभूति होती है। ठीक है जी। तो ये 3 व्यापार उन्होंने बताए, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। किन किन में इनका संबंध है, दृश्य श्रव्य काव्य, वो मैंने बता ही दिए। और रस का भोग किसे होता है, बोले दर्शक को होता है जो देख रहा है, इसीलिए तो वो देख रहा है। ठीक है। अभिनव गुप्त इनके बाद है, और अभिनव गुप्त ने कहा कि व्याख्या ठीक नहीं है, इसमें 2-3 दिक्कतें हैं। पहला तो जो काव्य के त्रिविध व्यापार की कल्पना इन्होंने की वो मनमानी है। ना तो इनसे पहले के किसी चिंतक ने काव्य के त्रिविध व्यापार यानी ये जो 3 व्यापार है इनकी बात की है, ना ही ये इसको बहुत अच्छे से प्रमाणित कर पाए कि चलो ठीक है, पहली बार भी बहुत कुछ हम कहते हैं, बहुत सारी स्थापनाएं करते हैं, लेकिन इसे अच्छे से स्थापित भी तो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कि जो भावकत्व ये कह रहे हैं उस भावकत्व की तो जरूरत ही नहीं है। साफ साफ वो कहते हैं कि इसका समावेश तो ध्वनि में हो जाता है। ध्वनि क्या है उस पर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है जी। और जो भोजकत्व है इसका समावेश रसास्वादन में हो जाता है। रसास्वादन का मतलब ही है ये, तो भोजकत्व की जरूरत ही नहीं है कहने की। यह ध्वनि है ही तो भावकत्व की जरूरत ही नहीं है कहने की। इसलिए कहते हैं कि त्रिविध व्यापार की मनमानी कल्पना है और रस का भोग नहीं होता। ये बात भी गलत है। ठीक है। जो कोई वस्तु नहीं है कि उसको हमने उसका भोग कर लिया। तो इसलिए ये इनके सिद्धांत को खारिज करते हैं और अपना सिद्धांत देते हैं। इनका सिद्धांत क्या है कि रस ना तो उत्पन्न होता है, ना उसका अनुमान किया जाता है, ना उसका भोग किया जाता है, बल्कि रस व्यक्त होता है। स्थायी भाव पैदा नहीं हो रहा है, वो पहले से है, उसका अनुमान नहीं कर रहे हैं, ना ही उसका भोग कर रहे हैं। कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे भीतर ले जा रहे हैं। भोग के लिए तो जरूरी है ना कि कुछ बाहर हो जिसे हम अपने भीतर ले जाएं। तो ना तो रस पैदा हो रहा है, ना रस का अनुमान हो रहा है, ना रस का भोग हो रहा है, बल्कि रस व्यक्त हो रहा है। स्थायी भाव पहले से है लेकिन सुप्तावस्था में है, निष्क्रिय है। वो सक्रिय होता है, विभाव आदि के संयोग से रस के रूप में व्यक्त हो जाता है। तो रस व्यक्त होता है, इसलिए अभिव्यक्ति निष्पत्ति का अर्थ है, और संयोग का अर्थ है अभिव्यंजना, यानी उसके व्यक्त होने की प्रक्रिया। ठीक है जी। तो रस क्या है? व्यंग्य, यानी जिसे व्यंजित किया जाना हो, जिसे व्यक्त किया जाना हो। और विभाववादी क्या है? व्यंजक, यानी व्यंजित करने वाले, व्यक्त करने वाले। व्यक्त यानी एक्सप्रेस, प्रकट। ठीक है जी। तो इसलिए रस और विभाववादी में व्यंग्य व्यंजक भाव मिलता है। ठीक है जी। और संयोग का मतलब है अभिव्यंजना। ठीक। और फिर ये आगे कहते हैं कि साधारणीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ये सब कुछ हो पाता है। वैसे साधारणीकरण की चर्चा भट्ट नायक ने कर दी थी, लेकिन भट्ट नायक केवल विभाववादी के साधारणीकरण की बात करते हैं, यानी केवल 3 स्तरों पर साधारणीकरण की बात करते हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। अभिनव गुप्त चौथे स्तर की भी बात करते हैं, यानी स्थायी भाव का साधारणीकरण। तो कहते हैं कि साधारणीकरण रस के अगर 4 अंग है तो चारों स्तर पर होता है, स्थायी भाव का भी, विभाव का भी, अनुभाव का भी और व्यभिचारी भाव का भी। कल जब हम साधारणीकरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे तब हम समझेंगे कि एक एक स्तर पर इसके व्यक्त होने का अर्थ क्या है। ठीक है जी। और कहते हैं कि रस की प्रतीति केवल उन्हें हो सकती है जिसमें रसास्वादन की क्षमता हो, जो संवेदनशील हो, इसमें भावित्री प्रतिभा हो, यानी केवल सहृदय में। और मोटे तौर पर ये हम मानते हैं। ठीक है जी।
तो आगे जब साधारणीकरण की चर्चा करेंगे तब हम अगली कक्षा में तब समझेंगे कि साधारणीकरण अंततः किसका माना गया है, कि इन चारों का होता है या किसका होता है। उसके संबंध में धनिक का क्या मत है, धनंजय का क्या मत है, इनके मतों की भी और विस्तार से चर्चा करेंगे कि जब भट्ट नायक कहते हैं कि साधारणीकरण निजमो संकटता निवारण है, मतलब निजमो संकटता संकट निवारणकारी भावकत्व है, और निजमो संकटता निवारण साधारणीकरण है, तो इसका क्या मतलब है। स्थायी भाव के साधारणीकरण का क्या मतलब है, या शुक्ल जी और डॉक्टर नगेंद्र के क्या मत हैं। योग की मधुमती भूमिका का क्या अर्थ है, जो जिसकी चर्चा श्याम सुंदर दास करते हैं, उन सब पर चर्चा साधारणीकरण के संदर्भ में अगली कक्षा में करेंगे। आज हमें इतनी ही चर्चा करनी थी। अब हम ये देखते हैं कि क्या इससे संबंधित प्रश्न आपकी जो परीक्षाएं अब तक हुई हैं यूपीएचएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें पूछे गए हैं, और अगर पूछे गए हैं तो वो क्या प्रश्न है। ठीक है जी, वो कौन कौन से प्रश्न हैं। यूपीएचएससी 2021 में एक प्रश्न पूछा गया था, उस परीक्षा का वो 37वां प्रश्न था। ऐसा भी हो सकता है जो कोड मुझे उपलब्ध करवाया गया उसका 37वां प्रश्न होगा। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है। तो बहुत आसान है ना, चिंटू कैंडी किस्म का प्रश्न, एकदम सीधा सा। तो उत्पत्ति किसने माना, उत्पत्तिवाद वाले ने, भट्ट लोलट ने। ठीक है जी, और इन चारों के नाम विकल्प में दिए गए थे। फिर यूपीएचईएससी 2015 में भी एक प्रश्न पूछा गया था रस निष्पत्ति से। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है। किसने अनुमितिवाद को आधार बनाकर व्याख्या की है। श्री शंकुक ने अनुमितिवाद उन्हीं का है। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे। हमारी जो अगली कक्षा होगी यानी कल की कक्षा, उसमें हम साधारणीकरण पर बात करेंगे। और कल कुछ भी हो जाए रस संप्रदाय खत्म कर देना है, इससे ज़्यादा हम इस पर चर्चा करेंगे नहीं। ठीक है जी, चलिए अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।